नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज 10,800 आखिरकार बाजार ने तोड़ ही दिया। 10,800 से जो 850 का एक नैरो रेंज बना हुआ था ना, कल भी 801 का लो था, आज सुबह भी 804 का हमने एक बार लो बनाया इस लेवल को तोड़ने के बाद। लेकिन जैसे तोड़ा तो 50 पॉइंट मार्केट ने दे दिए। 68 अंकों की गिरावट के साथ अभी निफ्टी 10,750 के आसपास कर रहा है कामकाज। सेंसेक्स में आ चुका है 230 अंकों का नुकसान और दिक्कत है C2 फैक्टर, करेंसी की वीकनेस मार्केट के लिए ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन अगले 1.5 घंटे में एक्शन कहां रहेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें। अच्छी शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की, लेकिन उस शुरुआत को सस्टेन नहीं कर पाया और अब बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखा है, क्योंकि निफ्टी अब लगभग 0.5% नीचे यानी 60 से 70 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। दिन की ऊंचाई से कंपेयर करेंगे तो 80 अंक फिसला है निफ्टी। आज जो दबाव बनाया है उसमें आईटी सेक्टर का काफी रोल रहा है। टीसीएस के नतीजे अनुमान से थोड़े नीचे रहे हैं और टीसीएस जैसा दिग्गज जब 2.5% फिसलेगा तो बाकी आईटी शेयरों का भी हाल काफी बिगड़ा है आज के सेशन में। और अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स भी लुढ़का हुआ है आईटी क्षेत्र का। इसके अलावा ऑटो, रियल्टी, बैंक स्टॉक्स पर भी आज दबाव बनता हुआ दिखा है। हालांकि एफएमसीजी और मेटल्स ये दो ऐसे सेगमेंट रहे हैं जहां पर हमने चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखी है। एफएमसीजी तो लगातार चल रहे हैं, मेटल्स हाल ही की गिरावट के बाद आज के सेशन में थोड़ा सा उभरे हैं। इस बीच अभी मार्केट की स्थिति देखेंगे तो 10,740 के आसपास आ चुके हैं। हम कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ेंगे एक बार जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपके सामने आज के बीटी, एसटीटी या फिर एसटी बीटीटी कॉल जो भी होंगी, जैसे भी ट्रेड होंगे, हमारे मेहमान आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा आप ये भी जानेंगे जरा टेक्सटाइल शेयरों में आखिरकार क्या हो रहा है। 2:15 बजे हम टेक्सटाइल शेयरों के बारे में आपके सामने जानकारी रखने वाले हैं। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगे, ट्रिगर्स भी हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो ये होगा कि इस समय कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार का मूड बिगाड़ रही हैं, ये आपके सामने 2:25 पे आ जाएगा। और जानेंगे हम 2:30 बजे निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन्फोसिस के नंबर्स आ जा रहे हैं तो उससे पहले क्या उम्मीदें रखें और उसको लेकर रणनीति भी होगी, चाहे ऑप्शंस को लेकर हो या सीधा फ्यूचर्स को लेकर हो। हमारे मेहमान आपके सामने बात रखेंगे और जैसे ही 3 बजेंगे तो बैन से बेनिफिट आपके सामने होगा। साथ ही रखेंगे कल आने वाले नतीजों की एक्सपेक्टेशंस आपके सामने। इन्फोसिस के साथ साथ डी मार्ट के नतीजों का भी अनुमान आपके सामने होगा थोड़ी ही देर में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कि बचे हुए सेशन के लिए और साथ ही सोमवार के सत्र के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या है। मानसी हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है कल के इवेंट्स के साथ। बताइए मानसी, कल यानी मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है भारतीय बाजारों के लिए और आज के बचे हुए सेशन के लिए? जी बिल्कुल दीपाली, आज, कल, सोमवार और आने वाले पूरे हफ्ते के यानी कि 18 जनवरी तक के ट्रिगर्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। आज एक तो बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है जिस पर नजर होगी। साथ ही नवंबर आईआईपी के आंकड़े भी आज शाम तक हमारे सामने होंगे। इसके अलावा अगर नतीजों की बात की जाए, इन्फोसिस, कर्नाटका बैंक, RIIL जैसी कंपनियां आज के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी। 12 जनवरी की बात कर लेते हैं, 3 कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी, खासतौर से डीमार्ट, टाटा स्पॉन्ज, JNK बैंक, इन तीनों कंपनियों के नतीजों पर हमारी नजर होगी। और साथ ही 13 जनवरी यानी कि रविवार के दिन BSE बुल रन है। आपको बता दें, सेलिब्रिटी और मार्केट के दिग्गजों के साथ रन में शामिल होने का मौका यहां पर मिलेगा। जी बिजनेस की पहल है BSE बुल रन में रविवार के दिन। साथ ही 14 जनवरी की बात कर लेते हैं। एक तो मकर संक्रांति का त्योहार है और पूरे दिन जी बिजनेस पर पतंग से जुड़े मुनाफे की उड़ान आप देख पाएंगे। पूरे दिन त्योहार का ही माहौल जी बिजनेस पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिसंबर CPI के आंकड़े भी इसी दिन आएंगे और WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े भी इसी दिन आने वाले हैं। रिजल्ट्स की अगर बात करें, IB वेंचर्स, टाटा मेटलिक्स, ICICI सिक्योरिटीज जैसी कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करेंगी। बात करते हैं 15 जनवरी की। एक तो लिंडे इंडिया का ओपन ऑफर इस दिन खुलने वाला है और साथ ही जी एंटरटेनमेंट, टिनप्लेट, जय भारत, मारुति जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। और आर्ट सिस्टम्स इस कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर बायबैक को लेकर और साथ ही रिजल्ट्स को लेकर सोच विचार किया जाएगा। 16 जनवरी के दिन एक तो चाइना के Q4 GDP के आंकड़े आने वाले हैं और रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए माइंडट्री, DCB बैंक, फिलिप्स, कार्बन, मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। 17 जनवरी के दिन RBI वर्सेस कोटक बैंक मामले की सुनवाई होने जा रही है। कोटक के प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुनवाई और इसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं इस पर हमारी नजर होगी। और साथ ही रिजल्ट्स HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक जैसी कंपनियां अपने नतीजे भी इसी दिन पेश करेंगी। और अंत में बात करते हैं 18 जनवरी की। रिजल्ट्स का दिन रहेगा। एक तो यहाँ पर विप्रो, कजारिया सेरामिक, ICICI लोम्बार्ड, NIT टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां अपने रिजल्ट्स पेश करेंगी। और साथ ही बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े भी आते हुए हम देखेंगे। तो ये अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और अगले हफ्ते की खास बात ये है कि रिजल्ट्स का पूरा एक्शन शुरू हो जाएगा। कई दिग्गज कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, इनके नतीजे पेश होंगे। जी एंटरटेनमेंट, मिड कैप में माइंडट्री, इन स्टॉक्स पर काफी फोकस रहने वाला है। रिजल्ट्स की पूरी तैयारी भी करेंगे आज, लेकिन एक बार एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं शो में। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और एक्सपर्ट्स मुंबई स्टूडियो से हाँ, काफी दिनों बाद क्योंकि मुंबई स्टूडियो में आए हैं राकेश जी, कुणाल जी, तो इनका तो स्पेशल वेलकम है।
और साथ ही राजेश पल्लवी और आशु मदान भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार इंडेक्स के हाल को देख लेते हैं। 10,750 के नीचे अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो सुबह जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत को पर टिक नहीं पाया और अब थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ बन रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि डबल सी, ये दो ऐसे फैक्टर्स है जो कि मूड बिगाड़ रहे हैं। और साथ ही साथ इस डबल सी के साथ टी को भी ऐड कर लेना चाहिए, टीसीएस। खैर ये तो है, ये बात तो है, टीसीएस ने आज काफी कमजोर किया। लेकिन आज हमने सुबह आपके सामने एक पेयर ट्रेड रखा था कि टीसीएस को रखें आप शॉर्ट, आईटीसी को कर दीजिए प्लस, और ठीक वैसा ही होते दिखा। आईटीसी आज निफ्टी का टॉप गेनर है और टीसीएस है आज निफ्टी का टॉप लूजर। तो अगर ये पेयर ट्रेड आपके लिए रहा, आज आपने किया है, तो नो डाउट आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन इस बीच जैसे मंदी दिखते ना, तो मेरे को आशु जी एकदम से याद आते हैं, और आज याद नहीं आ रहे बल्कि वो तो साक्षात प्रकट है हमारे साथ। आशु मदान भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आशु सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अब आप मेरे को ये बता दीजिए, 10,800 भी गया, 800 के नीचे अब 750 पे आ गए हैं। लेवल्स को देखें, भाव को देखें या फिर भावनाओं को देखें? भावनाएं तो ये कह रही है कि बाजार को ऊपर आने में हो रही है दिक्कत। डिम्पी, आज तो मुझे लग रहा है आपसे मुझे ज्यादा टाइम मांगना पड़ेगा, क्योंकि अनिल जी नहीं है, आपसे रूबरू बात होगी और मेरे पास मुद्दे भी बहुत सारे हैं बात करने के लिए, तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना मेरे को। टाइम ही टाइम है। जब मंदी 70 पॉइंट नीचे खड़ी हो निफ्टी और आशु मदानो स्क्रीन पे बैठे हुए, फिर किसकी मजाल है बोलने की? कुणाल जी तो बोलेंगे नहीं, बंसल जी तो कह रहे हैं कोई बोलेंगे नहीं। देखिए आपके सामने मना कर रहे हैं। नहीं, डिम्पी पहले मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, कुणाल जी बोल चुके हैं और उन्होंने 3 दिन पहले वो कहा था कि सारे भालू कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं। हाँ। और मैं तो आशु जी कल क्या है, मैं उनको कहता कि थोड़ा ग्रेसफुली, इस रविवार को बुलरन है, ग्रेसफुली इंग्लिश में बोलते हैं, बियर तो अच्छा लगता है। अनिल जी बुल्स तो आशु जी बुल्स तो भाग ही रहे हैं, अब बियर्स के भागने की बारी है। बियर रन कब होगा ये बताइए। नहीं कुणाल जी, वैसे मैं आपको फिर क्लैरिफाई कर दूं, बुल्स कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, सॉरी बियर्स कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, हमेशा बुल्स कॉम्प्लेसेंट होते हैं। बियर तो बहुत डर के रहता है। वो कहावत भी है ना हिंदी में, खुला सांड की तरह घूम रहा है, तो सांड होता है सर जो कॉम्प्लेसेंट होता है, बियर तो बहुत डर के रहते हैं। सही है, सही है, सही है सर। बताइए अभी करना क्या है मार्केट में सर? तो डिम्पी देखिए, करना वही है, ऊपर का घर भी पैक्ड है, ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकडाउन भी नहीं है, वो 900 950 बेस्ट स्ट्रैटेजी है ऑप्शंस की। वो डिम्पी, आप लोग काफी निफ्टी की कॉल्स लेते रहते हैं, स्टॉप लॉसेस प्लस माइनस होते रहते हैं, कई एनालिस्ट भी देते हैं, बट मैं ये बता रहा हूं, ये जो ये मंथ का ट्रेड है जो पिछले 10 दिन से और जो अभी भी लगता है, वो टाइम डिके और प्राइस डिके वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। ये रेशो स्प्रेड दोनों तरफ का बनाना चाहिए। जो भी स्प्रेड हमने पिछले दिनों में बनाए, अगर आज हम फ्रेश बनाए तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे बन रहे हैं, दैट मीन जितनी कॉस्ट पे बन रहे हैं उतने प्रॉफिट हैं। लेकिन मैं आज भी रेकमेंड करूंगा, अगर आज भी वो स्प्रेड बना दें तो मुझे लगता है कि वो ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। तो डिम्पी, ना ब्रेकडाउन है ना ब्रेकआउट है। 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट नीचे लगेगा, भाग गया निकल गया, 100 पॉइंट नीचे लगेगा टूट गया, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सो यही ट्रेड है मार्केट का। लेकिन जो ये रनअवे रैली की बात कर रहे हैं या कुछ है, आप प्राइस डिस्ट्रक्शन देखिए, धीरे धीरे काफी सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे जिनमें बेचने में जूस खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स नए भी निकल के आते हैं जिनमें बेचने में जो मार्केट को गिराते हैं। तो ये विद इन रेंज है डिम्पी, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा। अगर निफ्टी की स्ट्रैटेजी आज भी किसी को करनी हो तो मैं बोलता हूं कि 10,800 की एक पुट ले लीजिए और 10,500 की 2 पुट बेच दीजिए। ये स्ट्रैटेजी में जो हम 5 रुपए क्रेडिट पे बनाते थे डिम्पी, आज वो 40 रुपए कॉस्ट पे बन रहा है। तो अगर किसी ने 8 दिन पहले हमारे सुनने पे ये बनाया होगा तो उसको 45 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 45 रुपीज। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पहले क्रेडिट 5 रुपए में बन रहा था, डेबिट 40 रुपए में बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है आज भी डेबिट देके 40 रुपए में ये स्प्रेड बनाना चाहिए। निफ्टी 10,800 की एक पुट प्लस और 10,500 की 2 माइनस, क्योंकि कुछ भी जरा सा ऊपर नीचे होगा ये मार्केट नीचे की तरफ हो सकती है। डिम्पी, एक 7-8 दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, शायद आप नहीं थे, अनिल जी से बात हुई थी, जब मैंने कहा था 54-55 54-55 के अराउंड क्रूड का बॉटम बन गया है और 69-50 के अराउंड रुपी का टॉप बन गया है। ये दोनों चीजें मैं फिर रिपीट करवा रहा हूं अपने व्यूअर्स के लिए और आपके लिए भी। जो मेरा कॉल था कि 55 के अराउंड क्रूड का बॉटम और 69-50 के अराउंड रुपी का टॉप, तो इससे ऊपर ही जाने के चांसेस है, नीचे के नहीं है, जो धीरे धीरे डिस्टर्ब करेंगे। तीसरा एक और पॉइंट बताता हूं डिम्पी, जो आज सुबह अनिल जी बात कर रहे थे उस पर भी मैं जरूर मेंशन करूंगा कि बाजार डाउ में बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। डाउ में हो सकता है आएगी और भी आ सकती है, लेकिन जिस तरह से पहले हम आउट परफॉर्म कर रहे थे जब डाउ 500-500 घटता था, अब हम डाउ को अंडर परफॉर्म करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट यूएस में शार्प रिकवरी भी आती है, रिकवरी आएगी, आप इंडिया में देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस रहेंगी। तो ये तीनों चीजें डिम्पी जो मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, नोट कर लें और ध्यान रख लें, और सब व्यूअर्स के लिए
कि इंडिया में अंडर परफॉर्मेंस मिलेगी, डाउ का गैप अप देख के गैप अप में हमारे को फंसना नहीं है। सो ये लेकिन मार्केट इतनी थिन है इस वक्त डिम्पी के दोनों तरफ है, और आपको पता है डिम्पी के बेचने का मौका तो हम कभी छोड़ते नहीं है, तो छोड़ना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि डिम्पी क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा जब गिरावट आती है तो जो ट्रेडिंग पोजीशन होती है सबसे ज्यादा और सबसे इजी प्रॉफिट वहां पे भी आता है। और मैं कुणाल जी को अप्रिशिएट भी करूंगा, इनके कहने पे हमने इंडिगो अपने क्लाइंट्स को भी बिकवाया था और बहुत अच्छे से गिर रहा है, और इनको अपने ही कॉल से मोटिवेशन लेनी चाहिए कुणाल जी को कि थोड़ी और सेल कॉल्स दें हमारे लिए। अरे आशु जी देखिए ऐसा है, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि देखिए जो बेयर्स हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए, अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए। बाजार देखिए बिना वार्निंग के चलता है, चलेगा, मौका नहीं लगेगा, अभी भी मेरी आपको यही हिदायत है, सावधानी से ट्रेड करिए। ठीक है तो ये नोक झोंक तो चलती ही रहेगी खैर, लेकिन आशु की बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि एक बार यूएस मार्केट्स को ना थोड़ा सा आप डीकपल होकर देखना भी शुरू कर दें। और इससे पता है क्या दीपाली, इसका फायदा है आपको रात को ज्यादा देर तक जागने की जरूरत ही नहीं है, जिसको जहां बंद होना है होइए, जिसको जो चलना है चलिए, हमको अपने हिसाब से ओपन करना है, अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। ये आपके सामने है डॉ फ्यूचर्स, कल भी ऐसी कुछ हुआ कि ज्यादातर यूएस मार्केट्स के अंदर हमको वापस से तेजी बनी, लेकिन आज भारतीय बाजार आपके सामने खड़े हैं, 70-75 अंकों का नुकसान इस समय देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते ये ट्रेंड हमने देखा है कि जैसा अमेरिका के बाजार ने रिएक्ट किया उस तर्ज पर हमने रिएक्ट नहीं किया, और ये बात बिल्कुल सही है कि डाउ फ्यूचर्स जो सुबह लुढ़के हुए थे काफी शार्प रिकवर हुए हैं और अब हरे निशान में आ चुके हैं। चलिए इंडेक्स की तो बात हुई, अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, और स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय लेने से पहले ये जान लेते हैं कि आज दिन भर के दौरान किन स्टॉक्स पर आई हैं खबरें। रजत हमारे साथ मौजूद है स्टॉक के न्यूज लेकर, बताइए रजत। बिल्कुल, पहला है टाटा मोटर्स, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, लेकिन इस बार होलसेल बिक्री के आंकड़े, ग्लोबल होलसेल बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 14% की गिरावट देखने को मिली है। 1 लाख यूनिट ग्लोबल होलसेल बिक्री रही है। ऊपर से ग्लोबल सीवी बिक्री, कमर्शियल व्हीकल बिक्री में भी 14% की गिरावट देखने को मिली है। पैसेंजर कार बिक्री ग्लोबल लेवल पे 14% घटी है। तो यहाँ पर उसके चलते आज 3% के आसपास की मुनाफा वसूली टाटा मोटर्स के स्टॉक पे देखने को मिली। टेक सॉल्यूशंस एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, इस पे खबर ये आई है कि KAI रिसर्च, जो कि यूएस की एक हेल्थ केयर रिसर्च कंपनी है, उसको 2.7 करोड़ यूएस डॉलर में खरीदने की योजना है। और साथ साथ डेटास्यूटिक्स एक और कंपनी यूएस बेस्ड ही है, जिसको 4.5 करोड़ यूएस डॉलर में खरीदने की योजना है इस कंपनी की। M&M इन्होंने शेल लुब्रिकेंट्स के साथ करार किया है, और होगा ये कि महिंद्रा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में शेल के जो प्रोडक्ट्स हैं, लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स M&M करती हुई नजर आएगी। रिलायंस कम्युनिकेशन, सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेक्ट्रम बिक्री की मंजूरी मामले की जो सुनवाई थी उसको टाल दिया गया है। अब 3 हफ्ते के बाद इस याचिका पे सुनवाई होगी। रिलायंस कम्युनिकेशन पे अब ये अपडेट आया है, और सूत्रों के मुताबिक एक खबर है कि सरकार सुती का जो हिस्सा है वो बेच सकती है और जल्द ही कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। हम बार बार सुन रहे हैं कि एक्सिस बैंक और ITC में सुती का जो हिस्सेदारी है उसको सरकार बेचना चाहती है, और जल्द ही इस पे कुछ बड़ी खबर हो सकता है कि आती हुई नजर आए। ब्लॉक डील्स हुई हैं। NTPC 37 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 148 रुपये 50 पैसे पे, और एक है हिंडाल्को, यहाँ पर कल भी ब्लॉक डील हुई थी, आज भी हुई है। 10.8 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 206 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर। ठीक है, तो ये तमाम खबरों वाले स्टॉक्स हैं और इन खबरों वाले शेयर्स पर राय भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले राय ले लेते हैं टाटा मोटर्स पे। इंडेक्स से सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक है, 3% लुढ़का हुआ है। राजेश अपना व्यू दीजिए जरा टाटा मोटर्स पर। इस पूरे हफ्ते चला है ये स्टॉक, आज थोड़े दबाव में, अब करना क्या है? नीचे आया है जैसे आज 3%, तो लेना है, या फिर अगर अभी भी मुनाफे में हो ट्रेडर्स तेजी वाले तो मुनाफा बुक कर ले, बाहर आ जाए? दीपाली जी देखें तो टाटा मोटर में अगर हम डेटा देखें तो 190 के जो कॉल कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन है, और स्टॉक ऊपर से जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर दिखाई है तो इसका जो टफ हर्डल है वो 190 के आसपास है। स्टॉक 186 187 के आसपास गया था और वहां से वापस स्लाइड हुआ है। सो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक में और कंसोलिडेशन बचा है। स्टॉक में लोअर साइड पे जो सपोर्ट एरिया है वो 175 172 के आसपास है। सो अगर किसी का नीचे का लिया हुआ है उसे मुझे लगता है कि मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है कुछ और टाइम अभी 175 से 190 के जोन में ट्रेड करेगा। जब तक इसका 190 का ब्रेकआउट नहीं आता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने नीचे में बाय किया मेरी सलाह रहेगी कि उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस बीच ये इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं काफ़ी दिनों से फोकस में हैं, ICICI प्रू, SBI लाइफ, ये सभी के सभी शेयर्स चले। आशिक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी, इंश्योरेंस बेस्ड जो कितनी भी कंपनियां हैं। ICICI प्रूडेंशियल आज भी ऊपर है, मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है विश्वेश ने कल परसों इस शेयर के बारे में बात की थी, 10 की कमाई में सौदा दिया था। उससे पहले SBI लाइफ हमने देखा था, तब कुणाल जी बंसल जी ने भी SBI लाइफ को नोटिस किया था। जरा इंश्योरेंस वाली कंपनीज को जरा समझिए और समझाइए कि ये पूरे साल के लिए रखनी है ना, भाव से बुरी तो नहीं है।
डिम्पी आशु, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। इस बीच कर्नाटका बैंक के ना नंबर आ रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। मेरे पास कर्नाटका बैंक के जो नंबर आ रहे हैं वो करीब 160 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के नंबर हैं। जैसे जैसे और 140 करोड़ रुपए के, माफ कीजिए, जैसे जैसे और नंबर आते आएंगे मैं आपके सामने रखूंगा। 140 करोड़ रुपए का मुनाफा है। शेयर का रिएक्शन बता रहा है कि मुनाफा उम्मीद से काफी बेहतर है, 87 करोड़ से बढ़कर सीधा 140 करोड़ है। कुणाल जी जरा तैयार होइए। आज सुबह से हम बात कर रहे थे कि कर्नाटका बैंक के नंबर्स ठीक रहेंगे, नंबर्स अच्छे आए हैं और 140 करोड़ रुपए का मुनाफा 87 से। बताएं करना क्या है। देखिए, ब्रेकआउट आ रहा है डिम्पी चार्ट्स पर और मुझे लगता है कि जो सारे लक्ष्य अनिल जी ने सवेरे सुझाए थे सारे हासिल हो गए हैं। मुझे लगता है कि और तेजी बनेगी। 117 रुपए के ऊपर अभी ये निकला है और 117 के ऊपर मुझे लगता है कि इसमें और ऊपर के लेवल्स के दरवाजे खुल गए हैं। 118-118.50 तक जा सकता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक स्टॉप लॉस रखना है। 116 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। मौजूदा स्तरों पर मुझे लगता है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें। 118.50 आज के लिए टारगेट हो। 118.50 आज के लिए टारगेट है। 4500 का लॉट साइज है, इस पे ध्यान रखें। इसके ग्रॉस एनपीएस भी कम आए। इंपॉर्टेंट बात सुबह जो डिस्कस हो रही थी कि आईएलएफएस का हिस्सा इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो कमेंट्री का वेट मत कीजिएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हो कि आईएलएफएस को लेकर ये कुछ बात रखेंगे नहीं रखेंगे। इनकी नील होल्डिंग थी आईएलएफएस की कंपनीज के अंदर, तो इसका फायदा सीधा सीधा ग्रॉस एनपीए घटने पर दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने पर दिख रहा है और शायद नेट इंटरेस्ट इनकम जो इसकी ब्याज से आया है वो भी पक्की सी बढ़ के ही आएगी। बिल्कुल, और नेट एनपीए भी 3% पर रहे हैं और ग्रॉस एनपीए में भी सुधार दिखाया है। अच्छे नंबर्स हैं और इस पूरे हफ्ते शुरुआत से आपको स्ट्रैटेजी यही मिली थी कर्नाटका बैंक पर। सुबह के शो में भी, क्लोजिंग के शो में भी अनिल जी ने काफी बार जिक्र किया था कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, नंबर से पहले अगर कोई स्टॉक लेना है तो कर्नाटका बैंक हो सकता है। और देखिए 107 रुपए से कंटिन्यूसली स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते उन्होंने, मुझे याद है पहले भी बोला एक शो में कि कर्नाटका बैंक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। स्टॉक देखिए 117-118 पर अब कुणाल अगर 118.50 आ जाए तो सारा प्रॉफिट बुक कर ले, फिर बुक करना चाहिए एक बार डिम्पी। मुझे लगता है 11850 और बाद में हो सकता है 120 भी चला जाए, लेकिन 118.50 के आसपास एक बार कंजेशन दिखता है चार्ट्स पर, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने के लिए। आशीष सर, एक बार अपना व्यू आप भी दीजिए। आप तो बैंकिंग का काफी बारीकी से समझते हैं। कर्नाटका बैंक अगर आप ट्रैक करते हैं तो इस पर रिकमेंडेशन आपकी भी चाहिए होगी। देखिए डिम्पी, मैं आपको ना एक ओवरऑल बैंकिंग का अपना पर्सपेक्टिव देता हूं। हाँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इतिहास गवाह नहीं भी है तो डिम्पी जरूर गवाह है कि हम 2 साल पहले सबसे पहले पीएसयू बैंक बेचने में हमने लीड ली थी। मेरे को याद है लेकिन अब मैं डिम्पी बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट वीक भी जब अनिल जी से बात हो रही थी, पीएसयू बैंक बेचने में सिर्फ जूस बिल्कुल खत्म हो गया है। डिम्पी, अब मुझे नहीं लगता कि पीएसयू बैंक्स में छोटी मोटी जो ट्रिगर हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट मुझे लगता है कि वर्स्ट ऑफ पीएसयू बैंक्स इज ओवर एंड बिहाइंड अस। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कई लोग सरप्राइज होंगे मेरे से सुन के। मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पीएनबी आइडेंटिफाई किया और पिछले 3-4 दिन से सब लोगों को, अपने क्लाइंट्स को मैसेजेस भेज रहा हूं कि डिलीवरी उठानी चाहिए। 1 साल के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 150 रुपए का भाव भी पीएनबी में हो सकता है। ये एग्रेसिव कॉल है, लेकिन ये स्लो मूवर है, स्लो मूवर ही रहेगा। किसी को जंप करके लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा डिलीवरी में इकट्ठा करना चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है स्टेट बैंक की भी मंदी खत्म हो गई है। कैन बैंक सुबह शॉर्ट कॉल्स हो रही थी, ट्रिगर थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल डिम्पी जो थीम है जो मंदी का पीएसयू बैंक का, अब बेचने में जूस नहीं है। अब मुझे लगता है कि मौका देख के इनको लेना चाहिए। तो केटीके भी उसी के अंदर ही आता है। जब आपने केटीके का पूछा, ये ब्रॉडर थीम इंपॉर्टेंट था कि मैं अपना व्यू शेयर करूं, तो इसलिए मैं थोड़ा रिकमेंड कर रहा हूं कि पीएसयू बैंक में एक तो शॉर्ट बंद कर देना चाहिए। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि नीचे नहीं जाएगा, जरूर नीचे जाएंगे, लेकिन जो एक मेजर डाउन मूव था, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लेड बाय पीएनबी थोड़ी बैलेंस शीट्स इंप्रूवमेंट नजर आएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए बैंक्स में, और हम जब बैंक्स की बात ही कर रहे हैं तो डिम्पी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक के बारे में भी अपना व्यू शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास स्ट्रैटेजी है लॉन्ग करने की, कैसे करना है, तो जब आप पूछेंगे तो मैं वो भी शेयर करूंगा। बिल्कुल, मैं आपसे जरूर पूछूंगा अभी एक्सिस और आईसीआईसी के बारे में, लेकिन एक नंबर ठीक आने से आप देखिए बाजार का रिदम कैसे सुधरता है। हालांकि निफ्टी का कोई हिस्सा नहीं है, कर्नाटका बैंक कोई निफ्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन नंबर अच्छे आना मार्केट में जान भरने की कोशिश करता है। वैसे भी ऑलरेडी 10,740 का एक पक्का सा सपोर्ट था, वहां से पुल बैक लग भी रहा था कि शायद इंट्राडे बेसिस पर आ जाए। शुक्रवार का दिन भी है और अब बाजार रिकवरी करता हुआ सिर्फ 50 अंकों की गिरावट है। थोड़ी देर पहले एक गिरावट करीब 75 से 80 अंकों तक की हो गई थी। इंपॉर्टेंट है नंबर्स का रिएक्शन। ये अच्छी चीज है कि आपके नंबर्स जैसे एक्सपेक्ट करने उससे कहीं बेहतर नंबर आए और इस तरह का रिएक्शन है। प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्जन ना होना ही अपने आप में इंडिकेशन देता है कि ये शेयर्स अब तस्वीर इनकी ठीक है। नहीं तो पहले भी ऐसा नहीं है कि नंबर्स, हो सकता है कर्नाटका बैंक ने कई बार ठीक दिखाया हो, लेकिन इस तरह से टिक जाना, बने रहना, ये रेयर होता था।
ठीक है, इंटरेस्टिंग। कर्नाटका बैंक अभी करीब 116-117 के आसपास कारोबार कर रहा है। 118.50 पर आपको मुनाफा बुक करना है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। आज के जो इनफैक्ट आज जो नंबर्स आएंगे या फिर अगले हफ्ते जो अर्निंग्स आएंगे उस पर भी स्ट्रैटेजी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं, वो है CESC का। दमदार तेजी दिखा रहा है आज के सेशन में और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। फंडामेंटल रीजंस की बात करें तो हाल ही में मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री भी आई थी कि इस वित्त वर्ष में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में वो 25% की ग्रोथ हासिल करेंगे। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने 800 रुपए तक के भी टारगेट दिए हैं, लेकिन ट्रेडर्स को क्या करना है इस पर एक राय ले लेते हैं। राकेश जी, आपका व्यू CESC पर, क्या करें तेजी वाले ट्रेडर्स अब? दीपाली जी, तेजी वाला ट्रेडर तो मेरे हिसाब से फॉर्चुनेट है जिसने तेजी करी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली स्टॉक ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड से एक रिवर्सल दिखाया है। डेफिनेटली जिसने तेजी कर रखी है दीपाली, मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए। ये जो अपमूव है ये एक्सटेंड हो सकता है और ऊपर में 695 697 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने लिया हुआ है 668 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है, 668 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशंस आपको होल्ड करनी। लगातार गिरा है ये स्टॉक, लेकिन आज काफी तेजी से इसमें वापस रिकवरी बनी है। कुछ सेलेक्टिव NBFCs को भी देख लेते हैं। एक देखते हैं रेपको होम फाइनेंस को, यहाँ भी मूव अच्छा है और स्टॉक अब 3% के मूव के साथ ट्रेड हो रहा है 433-434 के आसपास। पिछले आधे एक घंटे के दौरान स्पेशली इसमें ये जो मूव है वो एक्सटेंड हुआ है। रेपको होम फाइनेंस पर राजेश जी आपका व्यू क्या है इन लेवल्स पर? दीपाली जी, देखें तो जिस तरीके का मूव आज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी करीब 12% का एडिशन देखने को मिला है, मुझे लगता है स्टॉक में और पॉजिटिविटी यहां से बनेगी। स्टॉक यहां से 445 तक के टारगेट दिखा सकता है। सो अभी करंट लेवल पे भी मेरी होल्ड और इवन करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। जिन्होंने नीचे लिया है उन्हें अब यहां से स्टॉप लॉस ट्रेल करके 425 का कर देना चाहिए और 440 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। हालांकि इस बीच प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ाई है इन्हें कर्नाटका बैंक ने, 193 से 209 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग आई है, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज के लिहाज से भी देखेंगे तो कुछ खास बड़ा मूव नहीं है प्रोविजनिंग के अंदर। तो ठीक है, प्रोविजनिंग का ज़्यादा बढ़ाना भी इस समय कोई खास बड़ी दिक्कत तो नहीं दिख रही है। आशु, आप कह रहे थे जो इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, ICICI, प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, इन सब की वैल्यूएशन ठीक है, भाव से ठीक है, मेरे को 1 साल के लिए पूरा निवेश करना है। डिम्पी, इनमें एक प्रॉब्लम यह है कि आपको 1 साल में एक ही महीना मिलेगा जब ये ऊपर जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि शायद ये जो अब करंट अप मूव है इसके बाद ये कंसोलिडेट हो जाएंगे और 6 महीने तक कुछ नहीं करेंगे। तो ये 1 साल के लिए उस 1 महीने के लिए लेना है। अगर वो 1 महीना यही है तो फिर 10 महीने पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक पॉजिटिव है, लेकिन जो एक हाई बीटा नजर आता है डिम्पी, वो इसमें नजर नहीं आता मुझे। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की पर्टिकुलरली बात करें तो अगर आप उनकी नंबर ऑफ पॉलिसीज का डेटा देखेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू जितने हाउस होल्ड हैं इंडिया के अंदर उतनी है। तो उसका मतलब ये निकलता है कि हर घर जो इंडिया में है उस घर में किसी एक जने ने एक LIC या LIC कहते हैं, एक लाइफ की इंश्योरेंस करवा रखी है। सो जो उसमें एक हेल्थ होता है कि जैसे फैमिली में होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में सबको कवर्ड होना है, फ्लोटर लेना है, लेकिन लाइफ में अक्सर होता है जो अर्निंग मेंबर होता है उसका, या जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, या 1 या 2 करते हैं। तो उस सेंस में ना मुझे उस कॉन्सेप्ट से इसमें बहुत बड़ा हेडरूम अवेलेबल नहीं लगता। अर्निंग जरूर डेफिनेटली अच्छी हैं, तो क्या कई सालों से हम देख रहे हैं कि इतना हेडरूम अवेलेबल है, बट वो होता नहीं है। सो आई थिंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में ज्यादा पॉजिटिव हूं इंस्टेड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। ठीक है, व्यू क्लियर है यहाँ पर आशु का इंश्योरेंस स्पेस को लेकर। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट को एक बार देखते हैं, थोड़ा सुस्त था ये स्टॉक, लेकिन नेशनल स्तरों से एकदम शानदार रिकवरी इसने दिखाई है और अब वापस दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। इसके कल रिजल्ट्स भी आएंगे, आगे शो में हम आपको बताएंगे भी कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। लेकिन कुणाल जी एक रेंज बता दीजिए नंबर्स से ठीक पहले, ऊपर नीचे की तरफ नंबर्स अच्छे आए या फिर थोड़े खराब आए तो कितना नीचे या फिर कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, ऊपर का लेवल तो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है दीपाली। मुझे लगता है कि 1670 रुपए जो इसका रिसेंट हाई है वहीं पर इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यही हाई इसने पहले भी छुआ है और 19 तरह से इसमें बड़ी गिरावट आई, फिर 1100 का भाव भी इसमें आया था। तो 1670 क्लियर डिफाइंड रेजिस्टेंस है, जब तक उसके पार नहीं जाता नई तेजी नहीं बनेगी। नीचे की ओर मुझे लगता है 1525, ये 2 लेवल्स हैं। तो 1525 1675 ये 2 लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। कुणाल जी, सुबह आपकी एक कॉल थी टोरेंट फार्मा, इसका टारगेट क्या था? टोरेंट फार्मा का 1 सेकंड भी, टारगेट में अभी आपको टारगेट 1885 ना। ठीक है, तो जिनके पास अभी भी पोजीशन है एक बार रखें क्या? वो बिल्कुल रखना चाहिए, रखना नहीं? बिल्कुल ठीक है, पोजीशन एक बार अभी रख सकते हैं। अभी हाई 85 का टारगेट है, बट 77 तक आ चुका है। स्पॉट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी है 5-7 रुपए गुंजाइश। तो एक बार आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए अपनी खरीद का, जिस रेट पे भी आपने लिया होगा, क्योंकि सुबह सुबह कुणाल ने कॉल दी थी टोरेंट फार्मा। इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है
और आज F&O में भी अच्छी खासी पोजीशंस में बनती हुई दिख रही है। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ आ जाई है। क्या कुछ बैंकिंग में रिवर्सल आ सकता है? आशु की हरी झंडी है। जब एक बियर कहे ना कि हाँ आप इसमें बुलिश हो जाइए, तब तो कहने ही कुछ और होते हैं। तब आप समझ लीजिए कि सभी पैमानों पे चेक की हुई पोजीशन है। अगर कोई बियर ये कह दे कि आप इस चीज़ पे बुलिश हो जाए, 2 साल के बाद आशु का ये बयान आना आज बड़ा नोटिस करने वाला बयान है कि सरकारी बैंकों को लेकर उनका जो बुलिश ट्रेंड दिख रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसी से SBI की जरा बात करते हैं। राजेश जी जरा SBI देखिए, मेरे को कम से कम 20-25 रुपए कमाने हैं SBI में, इस भाव से मिल जाएंगे क्या? नीचे के लिए वेट करना है? बिल्कुल डिम्पी जी, मुझे लगता है कि SBI बाय है और 2-5 रुपए और गिरता भी अगर 295 या 298 के आसपास भी आता है ये स्टॉक तो बाय करना चाहिए और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 290 का। मुझे लगता है SBI में हमें आगे आने वाले दिनों में 320-325 के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। सो SBI में ऑलरेडी क्लियर कट ब्रेकआउट है नियर टर्म चार्ट पे और शॉर्ट टर्म चार्ट पे, तो व्यू पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने से जिस तरीके से डेटा इसका पॉजिटिव बन के आ रहा है डेरिवेटिव में, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से परफॉर्म करेगा। बिल्कुल बाय करना चाहिए SBI को 320-325 के टारगेट के लिए। ठीक है, 320-325 तक के टारगेट आ सकते हैं SBI में। इस बीच एक अपडेट आपको बैंक ऑफ इंडिया पर दे देते हैं। 80 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स जारी करेंगे अपने एम्प्लॉयज को। आज इनकी बोर्ड मीट भी थी पूंजी जुटाने को लेकर। स्टॉक थोड़ा ठंडा ही है, सुस्ती है। आज के सेशन में 2 रुपए नीचे ये कारोबार कर रहा है, लगभग 2% नीचे है। 10 करोड़ शेयर्स ये जारी करेंगे 80 रुपए प्रति शेयर के भाव पर अपने एम्प्लॉयज को। लेकिन लिंडे इंडिया, कल भी हम स्टॉक का जिक्र कर रहे थे कुणाल जी, 800 के आप टारगेट्स की बात कर रहे थे कि 800 के आसपास आके मुनाफा ले सकते हैं, उन लेवल्स के नजदीक आ गया है, तो क्या करना है फिर अभी? देखिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है दीपाली, उनको मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 800-825 के आसपास मुझे लगता है कि एक नियर टर्म लेवल है जहां पर कि आपको थोड़ी सप्लाई देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो एकदम स्पष्ट रेजिस्टेंस बता पाना आसान नहीं होता है। लेकिन 825-800 के रीजन में मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करे, हर्ज नहीं है। और जिन्होंने इसको बायबैक में टेंडर किया है उनको जो बची हुई क्वांटिटी है उससे बुक करना चाहिए 800 के आसपास। बंसल जी, एक सरकारी कंपनी है बैंक, यूनियन बैंक, जरा आप वो देखिए 94 पे चल रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले किरण जाधव हमारे साथ थे, उन्होंने यूनियन बैंक की हमसे बात की थी, कहा था कि 95 की स्ट्राइक की ऑप्शन आप ले लें, 3 रुपए में मिलेगी। 5 रुपए का टारगेट था, 2 रुपए का स्टॉप लॉस। मेरे को अच्छी तरह से याद है, 12:30 के कार्यक्रम में मिली थी। उसके बाद से शेयर टूटा नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ दिखाई। बाजार भले कमजोर हुआ लेकिन ये शेयर नहीं टूटा और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। ये लेके जाएं और जिनके पास ऑप्शन है वो भी रखे ना कैरी। बिल्कुल डिम्पी, रखना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो इस स्टॉक पर 87 के अराउंड मैंने और कुणाल जी ने बाय कॉल दी थी। पहला टारगेट हमारा 94-95 का था और दूसरा टारगेट 102 का था। हाँ, जिन्होंने डिम्पी ले रखा है वो होल्ड करें और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है वो नई खरीदारी करें। 90 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 90 रुपीज के नीचे क्लोजिंग दे तब निकलना चाहिए। एल्स मुझे लगता है 104-105 के लेवल्स मुमकिन है। डिम्पी अगर आप ध्यान दें तो PSU बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर भी मैंने 347 के टारगेट्स के लिए कॉल दिया हुआ है। 19 स्तरों के आसपास चल रहा है, होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, दोनों सरकारी बैंकों पे बुलिश हैं और SBI पे भी, साथ ही यूनियन बैंक पे। यूनियन बैंक पे आप नोटिस करें आज जो किरण ने जो रिकमेंडेशन है वो आपको जल्दी पैसा दे देगी। और बंसल जी, कुणाल जी की जो कॉल है यूनियन बैंक को लेकर वो स्ट्रेंथ दिखा रही है दिन के ऊपरी स्तरों पर, SBI और यूनियन बैंक दोनों ही। और आशु सर का अब तो आशीर्वाद प्राप्त है सरकारी बैंक, अब तो कोई माइका लाल इन शेयरों को गिरा ही नहीं सकता। बिल्कुल, प्राइवेट बैंक्स पर तो आशु पहले से ही बुलिश थे, लेकिन अब सरकारी बैंकों पर उनका व्यू पॉजिटिव हुआ है। तो फिर आशु को बियर कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? वो बैंक जैसे इतने बड़े सेक्टर पर अब पॉजिटिव हो गए हैं। और ध्यान जी, कोई माई का लाल, कोई माई का हरा हो सकता है, गिरा दे तो गिरा दे, अलग बात है। लेकिन वो माई का लाल शायद नहीं गया। आशु, सरकारी बैंक ठीक है ना, अब आप इतना जब बुलिश है ही, 2 साल के बाद ये युग परिवर्तन हो रहा है आपसे सरकारी बैंकों का, तो लगे हाथ 1-2 शेयर भी बता ही दीजिए ना, इतनी कंजूसी क्यों? हालांकि मेरी भी गलती, मैंने आपसे पूछा नहीं, मेरे को उसी समय पूछ लेना चाहिए था आपसे। डिम्पी, आप थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ के बोल रहे हो। मैंने कहा था क्लियरली कि अब इनको बेचना नहीं है, मैं बेरिश नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। ये इतना ऐड मत कर दीजिए। बट मैंने बोला कि मैंने डिलीवरी के लिए रेकमेंड किया है PNB। मुझे PNB लगता है कि यहां से 150 रुपए हो सकता है 1 साल के अंदर। डिलीवरी की रिकमेंडेशन है, जम करके नहीं लेना, आराम से तसल्ली से लेना है। और सरकारी बैंकों में बेचने का जूस, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, जो मैं काफी दिनों से इनको नोटिस कर रहा था, डेटा भी टेस्ट कर रहा था, बेचने का जूस खत्म हो गया है। तो जो बेरिशनेस थी वो खत्म हो गई है कि वो ट्रेड जो डाउनसाइड वाला था
बट डाउन साइड के लिए दीपाली बेयर तो हमें रहना ही है। अब इतनी बड़ी उपाधि मिली है, कोई ना कोई सेक्टर तो हम ढूंढ लेंगे। तो जो सेक्टर 2019 में बेयर के लिए है वो है मेटल सेक्टर। मुझे लगता है वो, मैं अभी भी टाटा स्टील को बोल रहा हूँ, लेड बाय टाटा स्टील है। ये डिम्पी, ये सिक्लिकल सेक्टर्स हैं सारे के सारे। तो इसके अंदर ना ब्रेकडाउन हो चुका है। लोग बहुत लेट रियलाइज करते हैं कि 2018 में मेटल्स ने बहुत आउट परफॉर्म किया था। तो धीरे 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 करके आएंगे। कोई ब्रेकडाउन उस तरह का नहीं है कि मतलब कोई पीसी ज्वेलर या वक्रांजी की तरह क्रैश हो जाएंगे। ये मेटल्स वाले स्टॉक हैं, धीरे 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 करके आएंगे। तो ये पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। तो मेरा फोकस जो है कहीं ना कहीं ढूंढने का उनमें है, जो मैं टाटा स्टील की सेल कॉल दे रखी है और वो अभी भी आई कंटिन्यू टू। बीच में मैंने कई एनालिस्ट को सुना कि बाउंस बैक आ सकता है, ये आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मुझे उस बाउंस बैक में लेना वेना कुछ नहीं है, मुझे तो ऊपर बेचना है। तो मेटल एक ऐसा सेक्टर है डिम्पी जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो इस 2019 में धीरे धीरे करके खराब हो सकता है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन ही रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बेचने के लिए ढूंढना है। और एक और भी सेक्टर है डिम्पी, मैंने पिछले हफ्ते जाते वक्त भी कहा था कि एनबीएफसीज में भी मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज में स्टोरी ओवर हो गई है। ये जो बाउंस बैक आया था, और मैंने एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस की कॉल दी थी जब अनिल जी ने कहा था कि किस बात का गुस्सा है, कोई है, बट वो गुस्सा नहीं है। देखो, हमें तो प्राइस देखनी है कि कहां जा रही है और कैसे जा रही है, और उसको मिस नहीं करना। तो 145-46 पे वो एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस की कॉल थी, अभी 141 के अराउंड है। और मुझे लगता है कि ये भी धीरे 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 करके ये अपनी जर्नी वापस इन्होंने शुरू की है, आईबुल हाउसिंग ने, तो इनको भी नहीं लेना चाहिए। तो ये एक दो सेक्टर हैं जो रडार में है, जो एज ए हेज बेचने। डिम्पी में बार बार फिर बोलता हूं, अगर 3 चीजें लॉन्ग करेंगे तो 3 शॉर्ट जरूर रखनी है, और उसको ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे। ठीक, आशु जी बुल रन में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, फिर तो देखिए बुल्स को भागना ही पड़ेगा। बुल रन में आ रहे हैं। हाँ आशु जी बताइए बताइए। डिम्पी बताइए बताइए सर। डिम्पी, ये लोग होते हैं जो प्रोटेक्ट्स में ना रेड ब्लैक बैंड डालते हैं। मैंने ब्लैक टी शर्ट डाली है क्योंकि वहां पे बायस्ड हो आप, सबके सब व्हाइट टी शर्ट हमारे को आपने नहीं भेजी है, तो ये मैंने ब्लैक कलर जो है प्रोटेस्ट में डाला हुआ है। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है सर, आप तो हमारे साथ हैं, और आपका साथ तो ऐसा है कि जबरदस्त। एक एक शेयर याद, और मेरे को तो लगता है टाटा स्टील का नाम बल्कि आशु स्टील रख देना चाहिए, कि आशु जैसे कहते हैं कि स्टील वैसे ही काम करने लगता है। तो टाटा स्टील नहीं बल्कि आशु स्टील है, और ये 500 के ऊपर के हमने बेचने की राय रखी थी। देखिए बाजार कहां से कहां आया, टूटा भी, मजबूत भी हुआ, ऐसा कोई दो राय नहीं, बट हाँ एक तरफा चाल वापस टाटा स्टील में बनी है, और अभी भी दिन के निचले स्तरों पे आके ये कर रहा है कामकाज। और इनफैक्ट कल भी हम आशीष महेश्वरी से बात कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे मेटल्स पर कि उछाल पर बेचने वाले स्टॉक्स हो गए हैं ये अब, और आशु का भी वही व्यू है। लेकिन एक स्टॉक है जो भाग रहा है, वो है टेक्सटाइल स्पेस और गार्डन सिल्क जैसे स्टॉक्स, तो आज दिन के दौरान 7-8% तक भी दौड़े थे। क्या वजह है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी बनी है, ये बताने के लिए रजत हमारे साथ हैं। अब बताइए रजत, क्या रीजंस हैं, क्यों चले आज टेक्सटाइल स्टॉक्स? बिल्कुल, आज ट्रिगर ये हो गया कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान गुजरात सरकार ने कर दिया वाइब्रेंट समिट में, और ये टेक्सटाइल पॉलिसी जो है, जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी है, वो गुजरात बेस्ड कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि एमएसएमईज के लिए, लघु उद्योग के लिए 6% के इंटरेस्ट सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड इंटरेस्ट सब्सिडी का ऐलान किया है सरकार ने, और बड़ी कंपनियों के लिए 4 से 6% की क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सब्सिडी देगी सरकार, ऐसा वो कह रहे हैं। 5 साल तक की जो कैपिंग है वो 20 करोड़ तक के इंटरेस्ट सब्सिडी पे लगाई गई है। एक और छूट दी गई है, वो है पावर टैरिफ्स पे। पावर टैरिफ्स पे भी सब्सिडी देने की योजना है, 2 से 3 रुपए की प्रति यूनिट बिजली पर जो टेक्सटाइल कंपनियां खर्च करेंगी उस पर 2 से 3 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। और अगर कंपनियां टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके लिए भी सरकार सहायता देने को तैयार है। 25 लाख तक की सब्सिडी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर भी सरकार की ओर से दी जाएगी। और साथ साथ गुजरात सरकार ये भी कह रही है कि टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप करने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से मदद करेगी। तो हर तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार आगे आई है, और उसका असर ये कि आज गुजरात बेस्ड जो कंपनियां हैं, जैसे कि गार्डन सिल्क, वेल्सपन इंडिया, आरवे डेनिम, डिगजैम जैसी कंपनियों में तेजी है। और इसके अलावा जो गुजरात बेस्ड नहीं है, जैसे कि डॉनियर, RSWM, यहाँ पर भी शुरुआती सत्र के लिए अच्छी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन इस खबर का फायदा पहुंचेगा ज्यादा उन कंपनियों को जो कि गुजरात बेस्ड है, जैसे कि गार्डन सिल्क, वेल्सपन इंडिया और डिगजैम, और इन स्टॉक्स में तेजी का मूड बना हुआ भी है। लेकिन शो शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है, तो BTST कॉल्स तो आना बनता है, और अब ये BTST कॉल्स आ रही हैं राकेश जी की ओर से, तो रुक करते हैं BTST। आखिरकार आई गई BTST कॉल, बजाएं बिल्कुल। बंसल जी देखिए डिम्पी जी, बाय कॉल है रेपको होम फाइनेंस पर। इसका टेक्निकल रुझान देखें तो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। और सबसे खास बात क्या है डिम्पी की, पिछले 2-4 दिनों में जब भी निफ्टी में गिरावट आई है, आप आज भी देखें तो निफ्टी में जो करेक्शन आई है, रेपको होम फाइनेंस में बिल्कुल भी करेक्शन नहीं है। ओपन इंटरेस्ट में 10% से ऊपर का इजाफा है, क्लियर एक बेस बिल्डिंग है, और एक अच्छा उछाल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। 417 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 455 पहला टारगेट है, 473 दूसरा टारगेट है,
और इन दोनों टारगेट्स के लिए ये रेपको होम एक अच्छा पोजिशनल बाय है। एक बार फ्यूचर के लेवल है कि सारे फ्यूचर्स के लेवल 417 दीपाली जी स्टॉप लॉस है, 455 पहला टारगेट है, 473 दूसरा टारगेट है। ठीक है, 417 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 455 का, दूसरा टारगेट है 473 का। खरीदारी की सलाह है रेपको होम फाइनेंस पर और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर भी रहा है। स्टॉक्स और जहां पर एक्शन है उसमें फार्मा के चुनिंदा स्टॉक से जो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं उसमें एक है बायोकॉन, 0.2% का मूव इस स्टॉक में है, 642-643 के आसपास ये फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है और मजबूत तो दिन भर ही था लेकिन अब वो मजबूती थोड़ी सी एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। राजेश जी फटाफट से अपना व्यू दीजिए बायोकॉन पर। जी दीपाली, बिल्कुल ये स्टॉक अभी जिस तरीके का इसमें मूव देखने को मिला है, मुझे लगता है इसको बीटीएसटी में भी रख सकते हैं और इसको बीटीएसटी के लिए भी बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 655 तक के टारगेट दिखा सकता है। सो बीटीएसटी के लिए अगर इसको प्योरली बाय करना है तो यहाँ से 637 का स्टॉप लॉस रख के 648 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 655 का। आशु, ये जो गैस बेस्ड कंपनी है ना, जरा इस पे आपका व्यू चाहिए। आज भी आईजीएल पे एक यूबीएस की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा इनका वॉल्यूम 11-12% बढ़ जाएगा। पेट्रोनेट एलएनजी का बेस ठीक है, जरा टूट नहीं रहा। एमजीएल ने भी ज़्यादा करेक्शन दिखाई नहीं। तो ये सारी गैस बेस्ड कंपनीज को एक, मैं मान लीजिए 100 रुपये निवेश करना चाहता हूँ तो कितना हिस्सा इनको दे सकता हूँ, कितने रुपए इनको दे सकता हूँ? डिम्पी, आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? आप अभी ट्रेड करिए ना, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ट्रेड भी कर लेंगे, ट्रेड भी कर लेंगे। आप एक शेयर बता दीजिए तो उसमें ट्रेड करना वो भी कर लेंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए। गेल अगर एक पर्टिकुलर लेवल, गेल का भी भाव है 338 रुपए, ये जब रिवर्सल साइन देगा तो मुझे लगता है कि गेल ही इन सब में से बेस्ट है। बट डिम्पी, अभी कुछ भी लेने का मन नहीं है। मतलब इनमें से कोई भी, मुझे ये चाहिए रिपोर्ट आती है नहीं आती है, इस रिपोर्ट से थोड़ा बहुत स्पर्ट आ जाता है। अभी ये सारे के सारे स्टॉक्स है ना प्रेशर में है, मतलब इनमें कुछ आएगा नहीं। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मतलब अभी कोई फंड एलोकेट नहीं करना चाहिए। अगर एलोकेट करना है तो अभी सबकी चॉइस होती है, कोई आईजीएल बोलेगा, कोई महानगर, कोई पेट्रोनेट, मतलब अभी इनमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना दोनों तरफ मूवमेंट। पिछले दिनों में राकेश ने सेल कॉल भी दी थी पेट्रोनेट में, उनकी कॉल तो मैं बहुत अच्छे से वॉच करता हूं। तो नीचे गया, ऊपर गया, मतलब कहीं पे भी नहीं जा रहे ये स्टॉक और धीरे 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 करके नीचे की तरफ ही है इन स्पाइट ऑफ दीज रिपोर्ट्स। तो अभी इनके अंदर ये टाइम नहीं है। गेल फिर भी अगर जब रिवर्सल साइन देगा तो आई थिंक वो है कि उसमें एक रिवर्सल अच्छी आ सकती है, बट अभी भी स्टिल वो सिग्नल नहीं आया है। ठीक है, ऑयल एंड गैस स्पेस पर उतना भरोसा नहीं है निवेश का आशु जी का। और गेल तो इनफैक्ट कल भी 4-5% लुढ़का था, आज वापस 1.5% कमजोर होकर कारोबार कर रहा है। एक बात देख लेते हैं टीसीएस को, और टीसीएस अभी भी 2.5-3% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर। इनफैक्ट सुबह बाजार खुलने से पहले स्ट्रैटेजी टीसीएस पर ये बताई गई थी कि नंबर्स को देखते हुए ऐसा कोई बहुत एक्साइटमेंट है नहीं, स्ट्रैटेजी आपको बिकवाली की तरफ ही रखनी। और देखिए, अगर आपने जी बिजनेस की सलाह पर जो सुबह आपको बताया गया था, अगर आपने वैसे कोई ट्रेड बनाया होगा तो आप का पैसा भी बना होगा और तेजी के ट्रेड से भी आप बचे होंगे। तो आप देखिए टीसीएस दिन के निचले स्तरों पर ये कारोबार कर रहा है इस वक्त 2.5-3% नीचे। लेकिन क्या इन स्तरों से और नीचे जा सकता है, वो भी राय लेंगे। लेकिन एक बार देख लीजिए कि सुबह टीसीएस पर क्या व्यू आपको दिया गया था और लेवल्स क्या बताए गए थे। देखिए, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल है, टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट के साथ वो एंटर कर रही है बोर्ड रूम में। एकमात्र हिंदी चैनल जिसके साथ टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट बात कर रहा है। तो चलते हैं स्वाति के पास, टीसीएस हेडक्वार्टर। स्वाति। Here the management of TCS is with me. Thank you gentlemen, Mr. N. Ganapati Subramaniam and Mr. Ajay Mukherjee. तो न केवल स्ट्रेटजी बल्कि टीसीएस के मैनेजमेंट भी सबसे पहले जी बिजनेस पे। और एक ऐतिहासिक बात ये हुई कि टीसीएस की मैनेजमेंट आज रख रही बात अपनी हिंदी में। तो हिंदी में आज टीसीएस के मैनेजमेंट ने अपनी बात रखी। और एक और बात टीसीएस में, आज जब सुबह लेवल्स के हम डिस्कस कर रहे थे तो अभिषेक सत्यवर्तन जो मॉर्निंग के हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने 1835 का भाव डाला नहीं था तब। तो हम सुबह यही बात कर रहे थे कि 1835 का भाव नहीं डाला ना, वो जरूर आएगा। और आज ठीक वही वापस होते हुए दिख रहा है। 1835 का भाव हमने टीसीएस में भी देखा। तो टीसीएस दिन के निचले स्तरों पे आके कर रहा है कामकाज इस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा एक दो शेयर और देखते हैं। अभी रेपको होम्स के बारे में बढ़ते हैं। राजेश जी, एक बार जरा उज्जीवन को भी देखिए। उज्जीवन का स्ट्रक्चर ठीक है क्या? यहाँ से भी पोजीशन ले सकते हैं? थोड़ा डर लगता है उज्जीवन में पोजीशन बनाते हुए, क्योंकि थोड़ा चला हुआ शेयर है। डिम्पी जी देखें तो पिछले 5-6 दिन से स्टॉक 290 के आसपास थोड़ा सा रुका हुआ है, वो इसका एक हर्डल जैसा काम कर रहा है।
स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो नियर टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है 290 का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अभी 290 के ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है 290 के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक यहाँ से 305 तक के टारगेट दिखा सकता है। सो 2-2.5 रुपए का और मूव का वेट कीजिए, उसके बाद ही इसको बाय करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसका स्टॉप लॉस होगा 286 का, और मुझे लगता है टारगेट 300-305 के मिलेंगे। 300-305 तक जाने की कोशिश कर सकता है उज्जीवन। अभी ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, आधा % के आसपास की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। एक शेयर आज काफी दम लगा के कुणाल जी ने सुबह सुबह बताया था, वो था इंडिगो, जिसपे आशु कह रहे हैं कि ये राय आशु ने अपने क्लाइंट्स को भी फॉरवर्ड किया और अभी भी उनका अच्छा पैसा बन रहा है। कुणाल जी 3.5% आ चुका है नीचे, करीब 40 रुपए का नुकसान है इंडिगो में। ये आपका टारगेट तो हो गया होगा अचीव? देखिए डिप्पी, मैंने इस पर 7 तारीख को सेल की राय दी थी। बिल्कुल। और उस समय मैंने कहा था कि इसमें 1050 के लेवल्स आएंगे, और उस समय इसका भाव 1120 रुपए के आसपास था। तो मैं अभी भी राय पर कायम हूँ। आज तो देखिए ऑलमोस्ट वो टारगेट हिट हो गया है। आज का अगर आप डे लो देखें तो 1061 का फ्यूचर में लेवल है, तो 1050 इवेंचुअल टारगेट है। उन स्तरों पर जिन्होंने शॉर्ट किया है प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, तो इस बीच इंडिगो के अंदर तो आज के टारगेट तो वैसे हुए हैं अचीव, जो हमने सुबह सुबह आपके सामने शॉर्ट कॉल रखी थी, लेकिन अभी भी ये वीक स्ट्रक्चर है। किसी तरह के कोई पुल बैक के बारे में ना सोचे। आपको रणनीति एक ही चीज रखनी है, जो चीज स्ट्रांग है उसको करें प्लस, और जो चीज वीक है उसको करें वीक। ये बात आशु से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पेयर ट्रेड जो रणनीति होती है ना, वो आशु बहुत बेहतर देते हैं। आज सुबह भी हमने आशु के ही फॉर्मूले पे एक काम किया कि जो सबसे स्ट्रांग चीज है आईटीसी, उसको करें प्लस, उसके सामने रख दीजिए टीसीएस। देखिए सुबह क्या बात हुई थी। आज स्टॉक ऑफ द डे पर हम टीसीएस ही शॉर्ट दे रहे हैं। 2 वजह। पहला, मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा उम्मीद से कम है, मार्जिन थोड़े से उम्मीद से कम है, लेकिन मुझे लगता है आज का हीरो आईटीसी। वजह बता दूं। पहली बात, आईटीसी में मैं उम्मीद कर रहा हूं 2 वजह से बहुत अच्छा। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आएगी, दूसरा मार्जिन के फ्रंट पर मुझे लगता है कि आईटीसी में कमाल करेगा। डे लो पर 2%, 2.5%, इतनी कमजोरी की बात थी, जहां खुला वहां बेच दीजिए। लेकिन आज हमने सुबह आपके सामने एक पेयर ट्रेड रखा था कि टीसीएस को रखें आप शॉर्ट, आईटीसी को कर दीजिए प्लस, और ठीक वैसा ही होते दिखा। आईटीसी आज निफ्टी का टॉप गेनर है और टीसीएस है आज निफ्टी का टॉप लूजर। तो अगर ये पेयर ट्रेड आपके लिए रहा, आज आपने किया है, तो नो डाउट आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर होगा। दिन तो काफी बेहतर रहा, क्योंकि निफ्टी के दोनों हिस्से थे, लेकिन जहां पे वीकनेस थी वो आपके सामने, और जहां पे तेजी थी वो भी अभी आपके सामने। और दिन भर में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं, आज ठीक वैसे ही होता हुआ दिखा जैसे हमने आपके सामने बात रखी थी। दोनों निफ्टी के शेयर आराम से पैसा बनाने का मौका मिला। लेकिन अब बात स्ट्रेटजी की। अनिल जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, और एक बार उनसे बात कर लेते हैं। समझते हैं कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करें। अनिल जी, आई होप आपको डाटा अच्छी तरह से मिल गए होंगे और आपने इस व्यस्त समय में निकाल के निफ्टी के बारे में स्टडी कर ही ली होगी। तो आपका एनालिसिस क्या? अभी का भाव आपको बता दूं 10,780 स्पॉट निफ्टी आ चुका है। शो आप अकेला कर रहे हैं? दीपाली भी है। मैं वही वेट कर रही हूँ अनिल जी कि मैं ट्रिगर्स आपको बताऊं। डिम्पी, मुझे पता था कि भूलेंगे ट्रिगर्स पूछना। अरे ये तो गलती होगी फिर से। मैं वही खोल के बैठी थी कि ट्रिगर्स में आपको बता दो। ट्रिगर्स में यूरोपियन मार्केट आजकल तो है ना, नहीं आजकल तो अब है ना, मैं खुद भी इंतजार करता हूँ कब डिम्पी को खड्डा दिखे, कब डिम्पी खड्डे में गिरे। नहीं सर, ये तो मैं इंतजार करता हूँ। आज तो मैं डेलिबरेटली मैं भूल गया, सच्ची सही कह रहा हूँ। चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं यूरोपियन मार्केट्स का हाल। पहले 1/4% से 1% तक की मजबूती है यूरोपीय बाजारों में। तीनों इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग देख लेते हैं तो हांगकांग का बाजार 150 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। अमेरिका के फ्यूचर्स निचले स्तरों से काफी शानदार रिकवर हुए हैं और अब डाउ फ्यूचर 34 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। क्रूड एक बार उस पर अपडेट दे दे। कच्चा तेल थोड़ा मजबूत हुआ है, 62 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और रुपया दिन भर काफी वॉलेटाइल था, अभी करीब 8 पैसे की कमजोरी के साथ 70.50 रुपए के नजदीक है। तो ये पांचों ट्रिगर्स हैं। अब इनको देखते हुए बताइए निफ्टी पर क्या करना है। पहले देखिए, न तो 10,700 10,725 के नीचे बंद होगा, न 10,850 के ऊपर क्लोज होगा। तो ये क्लोजिंग वाली जो रेंज बनी हुई है ना, पूरी संभावना है कि दीपाली इसी रेंज में बाजार ट्रेड करेगा। 10,800 के ऊपर बने रहना जरूरी है, नहीं तो मूड खराब रहेगा, क्योंकि 10,800 पर जिस तरह से पुट और कॉल में पोजीशंस बनी हुई है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। तो अब आपको करना क्या है? पहली चीज तो ये कि रेंज के जिस एंड पर पहुंचे उसके विपरीत ट्रेड लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि देखिए ऊपर खुले तो आप देखिए 10,850 के आसपास बढ़िया मौका था, और सुबह अब दोपहर के बाद 10,750 के नीचे। तो 10,700 10,750 खरीदने की परफेक्ट रेंज है। 10,850
और इसके ऊपर की जो रेंज है वो परफेक्ट बेचने की रेंज है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए अगर फिर भी एक ट्रेड लेना है आपको इस वक्त, तो वो मंदी का तो नहीं लेना है, क्योंकि रुपया स्टेबल है, वो थोड़ा सा ऊपर आया है, कोई चिंता की खास बात नहीं। अमेरिका के फ्यूचर्स ठीक ही दिख रहे हैं। सिर्फ एक ही बात है कि शुक्रवार का सेशन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, 2 दिन आपके लिए बाजार बंद है, इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल की कमी। तो मेरा ये समझना है 2 तरीके से आप खरीद सकते हैं निफ्टी को। एक तो 10,750 के आसपास आए तब खरीद लीजिए, इंतजार कीजिए 30-35 पॉइंट नीचे आने का। या दूसरा तरीका है कि 10,800 के ऊपर टिक जाए, तो हालांकि संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है डेटा को देखते हुए कि 10,800 के ऊपर बड़ा टिकेंगे, लेकिन एक चीज का बेनिफिट ऑफ डाउट ये लेना चाहता हूँ कि पूरे 4 दिन इस हफ्ते के पिछला हफ्ता भी 10,800 के नीचे क्लोजिंग दी नहीं है। तो संभावना बन सकती है कि थोड़ी क्लोजिंग के बेसिस पर हम 10,800 10,825 की रेंज में क्लोजिंग दे दें, ज्यादा चांस वो दिख रहे हैं। तो वहां से यहाँ से 20-25 पॉइंट और निफ्टी बढ़ सकता है। तो बहुत ज्यादा तेजी की भी जगह नहीं है, बहुत ज्यादा मंदी की भी जगह नहीं है, तो थोड़ा आराम करें, या तो 10,750 के आसपास आए तब खरीदिए। ठीक है, तो रेंज में कारोबार होगा और रेंज की जिस तरफ भी जाए उसके उलट आपको ट्रेड लेना है। निफ्टी बैंक पर क्या करना है अनिल जी? 50 अंक नीचे है, 27,480 का लेवल है अभी। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि 27,500 के नीचे हम बंद नहीं होने चाहिए, होंगे तो थोड़ा सा खराब होगा। डेटा ये बता रहा है कि 27,500 का लेवल होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो अगर 27,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो तेजी की पोजीशन और बनाकर जाना चाहिए। अगर 27,500 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो डरने की बहुत जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉप लॉस का लेवल तो आपका 27,300 का है। जब तक 27,300 के नीचे बंद ना हो तब तक चिंता की बात नहीं है। देखिए आज आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप टीसीएस और आईटी शेयरों को एक तरफ कर दें तो बाजार खराब थोड़ी है बहुत, बाकी तो स्टॉक ठीक ही है। एक ही सेक्टर ने मिलकर दबाव बनाया है। बैंक निफ्टी भी कौन सा कल 200 पॉइंट गिरने के बाद आज मुश्किल से 25-50 पॉइंट गिरा है। तो मेरा एक चीज बहुत क्लियर मानना है कि शॉर्ट तो करना नहीं है, ये बहुत साफ राय है। लॉन्ग करना है छोटे मुनाफे के लिए, लेकिन आज का आज बड़ा पैसा बन जाएगा इसकी संभावना कम है। तो 27,500 के नीचे की मैं क्लोजिंग नहीं देख रहा बैंक निफ्टी पर, 10,800 के नीचे की क्लोजिंग में नहीं देख रहा निफ्टी पर। तो क्लोजिंग बेसिस पर आखिरी 1 घंटे में बाजार थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। दिक्कत एक है कि इतना ऊपर शायद ना आए कि आपको 25-50 पॉइंट निफ्टी में बन जाए या फिर बैंक निफ्टी में 100-150 बन जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना है तो तेजी की तरफ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अभी। ठीक है, शुक्रिया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और राय आपको मिली है 27,500 के ऊपर निफ्टी बंद हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। निफ्टी पर दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। नीचे मिले आपको 10,700 10,750 के बीच में तो खरीदना है, 10,800 10,850 के बीच में जाए तो छोटे मुनाफे के लिए बिकवाली की पोजीशन भी बना सकते हैं। जो मौजूदा लेवल है यहाँ कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट आशु ने शो की शुरुआत में कहा भी था कि उनके पास 2 कॉल्स भी हैं प्राइवेट बैंक्स पर। आशु आपसे लेंगे वो कॉल्स, लेकिन उससे पहले राकेश जी, कुणाल जी का स्टॉक तैयार है चार्ट कॉर्नर के तौर पर, तो रुक करेंगे सीधे चार्ट कॉर्नर का। बताइए दीपाली जी, खरीदारी की राय है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पर। इसमें देखें तो जैसे अभी अनिल जी ने बड़ा अच्छा बोला कि 27,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, काफी अहम सपोर्ट है। क्लियर रिवर्सल देखने को मिला है। और डिम्पी, जब शो की शुरुआत हुई थी तो निफ्टी लगभग 74 पॉइंट डाउन था। क्या स्मार्ट रिकवरी है, क्लियर ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और अनिल जी ने एक चीज और अच्छी बोली कि आईटी स्टॉक्स की वजह से मंद है, और आईटी में भी डिम्पी आप देखें तो टीसीएस, एचसीएल टेक और दूसरे जो आईटी स्टॉक्स है वहां तो एक रिकवरी देखने को मिल रही है। काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रुझान है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है डिम्पी की, बैंक निफ्टी ने एक अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो 27,500 के अराउंड एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है। एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी मार्केट में देने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही दमदार मुझे लगता है डिम्पी। देखिए आज इसको वापस से लेने का वजह यह है कि आज जब आप देखें तो जो डे का लो है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का वो 27,502 है, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट से वापस ऊपर लौटता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी वापस से तेजी के लिए सांस भर रहा है। मौजूदा स्तरों पर बैंक निफ्टी को बाय करें। बहुत ही क्लियर स्टॉप लॉस है 27,450 का, 27,725 ये मैं फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूं। 27,725 पहला टारगेट और 27,850 दूसरा लक्ष्य होगा। बाय करना है बैंक। वाह, बहुत बढ़िया लेवल, जबरदस्त। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के यहाँ पे आते हुए खासकर बैंक निफ्टी इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 27,500 के ऊपर आज की क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद इसके अंदर आज की गिरावट भले ही वो आपको 20-30 पॉइंट की भी दिखे, उसको मैटर ही मत कीजिएगा। वो सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पर चीज़ों को नोटिस किया जाएगा और वही बात रहेगी कि हाँ 27,500 हमने ब्रीच नहीं किया। और आज का लो भी आपको बताई दिया फ्यूचर्स के अंदर। इंटरेस्टिंग। तो ये कॉल मिली है चार्ट कॉर्नर के तौर पर निफ्टी बैंक पर। लेकिन आशु जी, आपकी कॉल्स तैयार हैं जो आप बता रहे थे शो की शुरुआत में प्राइवेट बैंक्स पर?
यस दीपाली, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये एक मूव इनमें अच्छा आया, सबने कॉल्स दी हैं, कुणाल जी की अभी भी शायद कॉल है। ये एक मूव के बाद डेफिनेटली कंसोलिडेट कर रहे हैं, 5-7 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लेके रखने हैं, इनमें बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि नई अनचार्टेड टेरिटरी में है, सब लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं, स्टॉप लॉसेस भी हो जाते हैं, तो अगेन ऑप्शन के थ्रू ट्रेड है। 650 डीप इन द मनी की कॉल एक्सिस बैंक की लॉन्ग करनी है, एक 650, अभी 665 का फ्यूचर चल रहा है, 650 की स्ट्राइक की कॉल है 25-26 रुपए, और 700 की 2 कॉल बेचनी है, 5.5-6 रुपए का रेट है। तो ये आपका जो बुल स्प्रेड बन जाएगा 1:2, 650, 700, 1:2, इसका सेफ्टी है 700, 750 रुपए तक, और कॉस्ट है 15 रुपए की। सो डिम्पी 15 रुपए की कॉस्ट 650 पे मतलब हुआ कि एज गुड एज 665 का फ्यूचर आपने ले लिया, लेकिन सिर्फ रिस्क है 750 रुपए तक 15 रुपए का, जितना मर्जी नीचे ऊपर हो जाए। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड है, मुझे लगता है सबको एक्सिस बैंक में लॉन्ग में ये ट्रेड बना के एक्सपायरी तक शांति से बैठना चाहिए। सिमिलर ट्रेड है आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसी बैंक में भी इन द मनी कॉल 360 की भी मैं रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन 370 की कॉल है 14.5 रुपए, और 380 क्या 81 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। तो जो 5 रुपए का प्रीमियम है ये लगता है, और 390 की कॉल 6 रुपए की है, वो 1:1 बेच दीजिए, और आपको एज गुड एज फ्यूचर लॉन्ग हो गया 10 रुपए कॉस्ट पे, और आप तसल्ली से इसको लेके बैठिए, क्योंकि ये ऊपर नीचे होगा। अगर आप फ्यूचर लेंगे तो जरूर सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं, कभी मार्केट की मूवमेंट आती है, खराब लगता है, तो आपका जो प्रॉफिटेबल अच्छा लॉन्ग टर्म सौदा होता है वो भी कट जाता है। तो ऑप्शन के थ्रू बेस्ट स्ट्रैटेजी है दोनों में, एक्सिस में 1:2 और आईसीआईसी में 1:1, ये दोनों बुल स्प्रेड बना के डिम्पी एक्सपायरी तक वेट करनी चाहिए। एक्सपायरी तक वेट करें, और ये जुगलबंदी बिल्कुल है आशु सर की और बंसल जी कुणाल जी की। अगर बंसल जी कुणाल जी ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी चलेगा तो बिना आईसीआईसीआई और एक्सिस से कैसे चलेगा। आज भी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा योगदान है, हालांकि सरकारी बैंकों ने आज थोड़ा सा निराश किया है मैं ये कहूंगा, हाँ, लेकिन फिर भी इन दोनों बैंकों का, खासकर एक्सिस बैंक पर मैं बिल्कुल आशु जी के साथ हूं और आईसीआईसीआई पर भी साथ हूं। मुझे लगता है कि दोनों काउंटर्स के चार्ट्स बहुत दमदार हैं और बिल्कुल ऊपर के लेवल, बिल्कुल जबरदस्त। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। आशु जी और कुणाल जी इस पर आगे हैं कि लाइन पे आखिरकार फाइनली एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और बैंक निफ्टी के साथ, ठीक है। इस बीच यहाँ पे सब एक लाइन पे होते हैं ना, वहाँ ब्रेक लग जाती है। अरे नहीं लगेगी बंसल जी, ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि अक्सर वहाँ ब्रेक लग जाती है, जब जहाँ पर क्या कहते हैं सब एक। तो आप इतनी नेगेटिविटी के साथ क्यों देख रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए एनालिस्ट है हम, तो देखो एनालिस्ट का भी एनालिसिस कर देते हैं। आज सुबह आप थे साथ में तो देख रहे थे कि एनालिस्ट का भी एनालिसिस हो जाता है। तो ये चीज तो डिम्पी जी आप ही लोगों ने, मीडिया ने निकाला हुआ है कि जहाँ पे सब एनालिस्ट बुलिश होते हैं वहाँ पे ब्रेक लग जाती है। पता नहीं ब्रेक लगेंगे तो नहीं, लेकिन एक चीज है डिम्पी, जितने भी फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, या फिर ब्रोकरेज हाउसेज हैं, सबको दोनों स्टॉक्स पसंद है। अभी नोमरा की रिपोर्ट आई थी, सबसे टॉप 2 पिक्स अगर उनके प्राइवेट बैंक्स में कोई है तो एक्सिस और आईसीआईसीआई हैं, और जितने भी फंडामेंटल एक्सपर्ट्स से भी हाल फिलहाल में बातचीत हुई है सबको वो शेयर्स पसंद है। आशु जी इनफैक्ट कुछ बोलना चाहते हैं, आशु जी। डिम्पी में जो भी राकेश ने बोला ये बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं कि सब लोग जब एक ही कॉल दे रहे हो तो वो शायद वो कॉल प्रॉफिटेबल नहीं होती। वो जैसे अनिल जी ने भी कहा था एक बार 3 इक्के मिल गए, तो आज जैसे टाटा एलेक्सी में सुबह 3 इक्के मिल गए थे तो वो पैसा नहीं आया उसके अंदर। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डिम्पी ये कंसोलिडेशन हो सकता है, हमारे कहने पे 10 रुपए नीचे भी आ सकता है। इसीलिए जो मैंने ट्रेड दिए वो ऑप्शन के थ्रू दिए कि मुझे 5-10 रुपए का ऊपर नीचे का कंसोलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये धोखा होगा कंसोलिडेशन का कि नीचे आ रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं आएंगे। बट यस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ऐसा स्प्रेड और ऑप्शन बनाइए कि आपको एज गुड एज फ्यूचर का पूरा प्रॉफिट मिले, लेकिन कॉस्ट और रिस्क आपका बहुत कम हो। इसीलिए ऑप्शन के जरिए आशु ने आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर ट्रेड आपको बताया है। एक्सीडेंटल पीएम यानी एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच, ये भी आपके लिए कुछ ही देर में आ रहा है कि इंटरेस्टिंग और अलग तरीके की पेशकश जी बिजनेस की, जहां पर हमने दुनिया भर की जो फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनकी ना तो सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं बल्कि उनसे मैचिंग स्टॉक्स भी बताए हैं। कुछ ही देर में ये सेगमेंट आपके लिए आ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स को और देख लेते हैं। टीसीएस भले ही सुस्त हुआ हो आज, लेकिन आप देखिए इस बीच आईटी इंडेक्स को, निचले स्तरों से आईटी इंडेक्स रिकवर हुआ है और मिड कैप आईटी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आप टीसीएस को नहीं, एक बार मिड कैप आईटी इंडेक्स देखिए और मिड कैप आईटी के शेयर्स देखिए। आप देखिए माइंडट्री, केपीआईटी टेक, एनआईटी टेक, ये तमाम स्टॉक्स अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहे हैं। ये देखिए आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, अब ये सिर्फ 1/4% नीचे, काफी शानदार रिकवरी बनी है। और ध्यान दीजिए केपीआईटी टेक और माइंडट्री इन दोनों के नतीजे अगले हफ्ते आने भी हैं।
तो दोनों में शानदार मूव है और दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। राजेश जी, माइंडट्री और केपीआईटी टेक चार्ट्स और डेटा देखकर क्या कोई भरोसा इन दोनों में से किसी एक स्टॉक पर बन रहा है कि तेजी की पोजीशंस ले लें? जी दीपाली जी, बिल्कुल सारे आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में मूव देखने को मिला है और उसमें केपीआईटी ने जिस तरीके का अभी मूव दिया है, इसने लास्ट 2 दिन के प्रीवियस डे के हाई को तोड़ के अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल केपीआईटी में बाय किया जा सकता है। यहाँ से 207 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये मोमेंटम जिस तरीके से दिख रहा है और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 215 218 तक के मूव दिखा सकता है। सेम इसी आईटी मिड कैप एनआईटी टेक भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है एनआईटी टेक भी यहाँ से 1180 से 1190 तक का मूव दिखा सकता है। सो एनआईटी टेक और केपीआईटी दोनों ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं बाय करने के लिए। तो एनआईटी टेक और केपीआईटी टेक दोनों इस लेवल पर आप खरीद सकते हैं। और देखिए मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है और स्टॉक में अच्छा मूव आज के सेशन में, दिन के हाई पॉइंट पर ये स्टॉक सब कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शेयर्स देख लेते हैं। इनफैक्ट आईटी की बात हो रही है तो एक बार इन्फोसिस को भी देख लेते हैं। साथ ही साथ आज नतीजे भी आएंगे बाजार बंद होने के बाद और कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे भी कि नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड है। लेकिन रिकवरी इन्फोसिस में भी बनी है और स्टॉक अब 2-2.25 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस का 682 के आसपास। इन्फोसिस पर बातचीत थोड़ी ही देर में, एक्सीडेंटल पीएम भी आपके लिए आ रहा है। लेकिन राकेश जी, कुणाल जी, ये प्राज इंडस्ट्रीज में आपके टारगेट्स हो गए अभी हासिल के रखना है ये भी? दीपाली जी, 155 रुपए का पहला टारगेट तो हो गया है, तो एक स्टैंप लगा दीजिए और उसके बाद होल्ड कीजिए। ठीक है, तो टारगेट हिट की यहाँ पर स्टैंप लगेगी। प्राज इंडस्ट्रीज 120-122 के आसपास था। 122 रुपए 20 पैसे पे हाँ, मुझे भी याद है क्लोजिंग के शो में राकेश जी ने स्टॉक रेकमेंड किया था। पहला टारगेट अभी बताइए, मुनाफा लेना है कि रखना है? नहीं दीपाली जी, इसका ना क्रेडिट आपको भी जाता है क्योंकि 122 रुपए के अराउंड आपने स्टॉक के बारे में पूछा था, तो उस समय चार्ट देखा तब आइडेंटिफाई हुआ था कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। रखना चाहिए दीपाली जी। ओनरशिप, रिटेल ओनरशिप तो है नहीं इसके अंदर और अभी शॉर्ट टर्म में लगता है 178-180 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 170-178 तक जा सकता है। पार्शियल मुनाफा ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन रख भी सकते हैं। 178 तक जा सकता है। लेकिन अब यहां से सीधे रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट का, यानी एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच। और एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच हमारी खास पेशकश, जिसको हमने खास अंदाज में आपके सामने पेश किया है। एक्सीडेंटल पीएम फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं परफेक्ट मैच की और हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया भर की जो ग्लोबल पॉलिटिकल फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनके ट्रेड से मिलती जुलती कंपनियां कौन सी हैं। 3 कंपनियां हम आपको बता रहे हैं और उसका जवाब भी आप दे रहे हैं। पहले आपको 2 घंटे पहले जो सवाल बताया गया था उसके विनर्स आपको बता देते हैं कौन कौन रहे हैं। 12:15 पर हमने आपसे पूछा था कि जस्टिन ट्रूडो, इसके 3 कंपनियां हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करती हुई बताई गई थी। 3 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, HDFC AMC, गोदरेज एग्रोवेट और डी-मार्ट, और इन तीनों ऑप्शंस में से सही जवाब है HDFC AMC। और सही जवाब देने वाले जो 3 हमारे दर्शक हैं उसमें पहले हैं अनिल कोहली। अनिल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा पुणे गणन कुमावत हैं और जय पुरवल है मेहसाना से। तो ये 3 हमारे विनर्स हैं जिन्होंने 12:15 के इस सेगमेंट पर अपने जवाब दिए थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है कि इस सेगमेंट में अब कौन सी हस्ती आई है, और ये बताने के लिए डिम्पी और संदीप हमारे साथ मौजूद है। डिम्पी, आप मेरे बराबर से उठ के वहां गए हैं तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि कोई बहुत ही खास शख्सियत होंगी। अब एक ऐसी शख्सियत है जिनका कद तो बहुत छोटा है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना, जब वो अपनी बात रखते हैं तो पूरी धरती, पूरी पृथ्वी कांप जाती है। खासकर ये भी देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बैठक उनके साथ करनी पड़ती है, ऐसा मुद्दा बन जाता है। मैं बात कर रहा हूं मिसाइल मैन की, किम जोंग की। तो मिसाइल मैन, ये नॉर्थ कोरिया का अगर आप साइज देखेंगे ना, किसी भारत की स्टेट से शायद मैच कर जाए। इससे बड़ा देश नहीं है, लेकिन उनके जो नेता हैं वो इतने बड़े हैं कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी के धुरंधर भी उनसे आके मिलते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात जो किम जोंग में तस्वीर में आपको दिखती होगी, इनकी आंखों में आपको दिखती होगी, वो है इनका तानाशाह रुख। एक ऐसा रुख, कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में इतना फर्क है कि नॉर्थ कोरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां की तस्वीरें नहीं ले सकते। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो भले आप गूगल करके देख लीजिए, आप नॉर्थ कोरिया की बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं देखेंगे, वहां पे तस्वीरें खींचना तक मना है। तो ये तानाशाह जो रुख है, ये किम जोंग का साफ साफ देखने को मिला। इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो इस पर्सनैलिटी का ये है, जैसे मैंने कहा, इनका कद भले छोटा है लेकिन प्रतिष्ठा और अड़ियल रवैया बहुत बड़ा है। प्रतिष्ठित दाव ये लगाते हैं और इनकी हर चीज देश के साथ, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ जुड़ जाती है।
जब इन्होंने मिसाइल का टेस्ट करना शुरू किया तो अमेरिका ने कई बार धमकी दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं माने। उन्होंने कहा हम तो टेस्ट करेंगे, जिसको जो करना है सो कर लीजिए। ये चाइना तक गए, चाइना से हेल्प ली, दक्षिण कोरिया के बिल्कुल सामने सामने खड़े हुए, और जब दोस्ती भी बढ़ाई इन्होंने अपनी दक्षिण कोरिया के साथ, तो बाकायदा इनका स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी का लैंग्वेज वो देखने लायक था। वो खुद उस जगह पर गए, गले मिले दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ, और उन्होंने जो हौसला अफजाई उस समय दिख रही थी वो भी अपने आप में थी। हर चीज को प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लेते हैं कि मेरा है और मेरे देश के साथ है। और ये तस्वीर आपको जब उनकी मिलिट्री की परेड निकलती है तब तो खैर गजब की तस्वीर होती है। एक और चीज जो कहा जाता है इनकी पर्सनालिटी के बारे में कि सनकी फैसला लेने के लिए बड़े मशहूर है। पता नहीं ये बात कितनी ठीक है कि नहीं है कि लोग ओलंपिक में जाते हैं, अगर हार जाते हैं तो उनको वापस सजा मिलती है। पता नहीं ये कितनी बात ठीक है कि वहां की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल में है कि नहीं है। पता नहीं ये बात कितनी ठीक है कि वो मिसाइल जो उन्होंने बनाई है वो पूरी तरह से नष्ट कर दी है कि नहीं कर रहे हैं। बार बार अमेरिका को भी चेक करना पड़ता है। तो जो इनका सन की रुख है, सन की फैसला लेने का रुख, ये इनको बहुत मशहूर कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है आपकी स्टेट उत्तर प्रदेश जितना एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी हिस्ट्री आप समझ सकते हैं क्या। डिम्पी के फेवरेट लग रहे हैं किम जोंग, क्योंकि बड़ी बारीकियां इन्होंने बताई हैं उनके बारे में, ईच एंड एवरी डिटेल। देखिए, मैं अगर इसको 4 वर्ड्स में सम अप करूं ना डिम्पी, जितना भी आपने ये पूरा इनके बारे में बोला है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बड़ा धमाका है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने वन लाइनर बताई है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो छोटा पैकेट है, बड़े धमाके करने के लिए जाने जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही 3 स्टॉक। एक और चीज मैं फिर भूल ना जाऊं बताते बताते, जहां तक मेरे को पता है और मैंने थोड़ी इनके बारे में जब पढ़ा था तो शायद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई हुई है। अब ये कितनी बात ठीक है कितना नहीं है, एक बार आप भी गूगल करके जरूर देख लीजिएगा। हाँ, जितनी मेरी जानकारी है इन्होंने थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई। प्लास्टिक सर्जरी तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना, इससे जुड़े हुए जो ये जो क्वालिटी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको मैच करते हुए 3 स्टॉक्स आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हाँ। कुल मिला के देखा जाए तो एक तरह से एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर के तौर पे जाने जाते हैं। और कुछ ऐसे ही स्टॉक्स, 3 स्टॉक जो हैं, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे एक जैसी ही है। आप तीनों नाम देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो हर जो निवेशक है जो कि इसमें निवेशित है, उसने कितना पैसा इन स्टॉक्स में गवाया है। सन फार्मा हाल ही में 400 का लेवल तोड़ के आया है। पीसी ज्वेलर तो आपको पता ही है, एक खराब खबर आई थी, उसके बाद किस तरह की पिटाई स्टॉक में देखने को मिली थी। कुणाल जी काफी खुश हो रहे हैं, इन्होंने तो लेवल्स भी सुझाए थे कहां लेना है, कहां पे बेचना है। और डीएचएफएल जो आईएलएफएस संकट हुआ था, उसका अगर खामियाजा किसी स्टॉक में भुगता है तो वो डीएचएफएल ही था। अब भी अगर आप देखें अपने जो हाइस हैं उससे काफी नीचे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये कंपनी अपने आप में देखा जाए तो चाहे उनमें खुद में धमाका हुआ हो, चाहे बाहर धमाका कोई भी धमाका हुआ है, जबरदस्त एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिला। और किम जोंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे ये तीनों स्टॉक्स हूबहू मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो किम जोंग की शख्सियत में मिलते हुए 3 नाम आपको बताए गए हैं। तय आपको करना है कि उनकी शख्सियत के साथ इन तीनों में से कौन सी कंपनी पर स्टॉक बिल्कुल फिट बैठता है। करना आपको कुछ नहीं है, हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाना है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो पोल वहां पर चल रहा है वहां अपना वोट दीजिए, वोट के साथ अपनी डिटेल्स भेजिए, और जो भी विनर होगा इस पोल का उसको हम मंडे मॉर्निंग के शो में बताएंगे कि कौन विनर रहा है। और साथ ही साथ अपने रिव्यूज हमें जरूर दीजिएगा कि जो हमने ये खास अंदाज में सेगमेंट किया दिन भर, ये आपको कितना पसंद आया। तो एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच में आखिरी सेगमेंट था आज का। शुक्रिया डिम्पी आपका। डिम्पी इनफैक्ट आप तो आ जाइए वापस शो में। संदीप आपका शुक्रिया। लेकिन कुणाल जी तैयार हैं अपने बीटीएसटी ट्रेड के साथ, तो यहां से सीधे रुक करेंगे बीटीएसटीटी का। बताइए कुणाल जी, कौन सा स्टॉक है? दीपाली जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। जिस तरह का स्ट्रक्चर इस काउंटर का है, लगातार ये स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और निचले स्तरों पर भी हमने इस पर खरीदारी की राय दी थी। उसके बाद इसमें बड़ी तेजी बनी है और मुझे लगता है दोबारा तेजी की नई खेप इसमें अभी आती हुई दिखेगी। तो मौजूदा स्तरों पर REC बाय करें। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आता है 122.75 पर स्टॉप लॉस रखना है फ्यूचर्स में। पहला टारगेट 126 रुपए का और दूसरा 128 रुपए का होगा। बाय करें REC फ्यूचर्स। एक बार कुणाल जी स्टॉप लॉस टारगेट दोबारा बताइए क्या है? 122.75 दीपाली स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। 126 रुपए पहला टारगेट और 128 रुपए दूसरा लक्ष्य है। बाय करना है। फ्यूचर्स के लेवल हैं 122.75 का स्टॉप लॉस, 126, 128 ये 2 टारगेट्स दिए गए हैं। स्टॉक कांस्टेंट चला भी है और अब भी दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहा है। तो ये कॉल है REC पर खरीदारी की। लेकिन स्टॉक्स कैश मार्केट के हैं कुछ, जहां पर खरीदारी का एक्शन बढ़ रहा है। उसमें एक RSWM में 14% ऊपर अभी स्टॉक आ चुका है। एवर इंडस्ट्रीज तो सुबह से खबरों में रहा है, यहां भी 12% का मूव है, दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहा है। राइस स्टॉक्स में भी तेजी बनी है। KRBL आप देखिए 11% के उछाल के साथ स्टॉक में भी तेजी का मूड आज के सेशन में बना है और दिन भर अपनी स्ट्रेंथ को इसने होल्ड रखा है। KRBL पर एक राय राकेश जी आप फटाफट से दे दीजिए, क्या करना चाहिए इसमें अभी इस मूव के बाद? देखिए दीपाली, KRBL की अगर आप बात करें तो
स्टॉक ने आज ही एक अपमूव दिखाया और काफी समय बाद ये अपमूव देखने को मिला है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रांग है, मेरा ऐसा मानना है होल्ड रखना चाहिए 309 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर अ टारगेट ऑफ 353। ठीक है, 353 के टारगेट्स के लिए अभी भी आप होल्ड रख सकते हैं इस स्टॉक को। एक और शेयर पे राय लेते हैं, मिड कैप आईटी का हम जिक्र कर रहे थे। अब आप देखिए हेक्सावेयर को, ये 0.25% ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ये भी कारोबार कर रहा है। एक एक करके सारे आईटी स्टॉक्स दमदार तेजी दिखा रहे हैं। 325। इनफैक्ट आशु जी, आपका व्यू क्या है आईटी स्टॉक्स पर? टीसीएस के अर्निंग्स भी देखे, ये मिड कैप आईटी थोड़ा बेहतर कर सकता है क्या लार्ज कैप आईटी के, या फिर कोई और व्यू है? दीपाली, एक आध 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि टीसीएस के रिजल्ट मुझे ख़राब लगते हैं और लेसर देन एक्सपेक्टेड, और उसी पे एक शॉर्ट कॉल था। और वो कॉल हमेशा जब होता है कि जब तक न्यूज़ बाहर निकलती है तब तक काम हो चुका होता है। तो आज टीसीएस को देख के जब जितने लोग जब शॉर्ट कर रहे थे तो मैं उस ट्रेड के साथ नहीं था, और टीसीएस भी ओपनिंग पे जो ये 20-30 रुपए नीचे खुला, हमने सबको रिकमेंड कर दिया था कि अब न्यूज़ आउट है, कवर कर लेना चाहिए, जबकि उसके बाद सबड्यूड रहा है। ये एक बहुत ही इजी ट्रेड होता है कि दीपाली, जब सेक्टर में कोई एक चीज़ खराब करती है या एक चीज़ अच्छा करती है तो हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ आई डिफर इन दिस स्ट्रैटेजी। और ये मिड कैप आईटी, ये सब अपनी अपनी, कितनी बार हमने देखा है कि फ्रंट लाइन आईटी घट रहा होता है तो मिड कैप आईटी, क्योंकि जो नीश स्टॉक्स हैं, जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जो ओवरऑल उस तरह की डिफरेंट कंपनीज हैं, वो आउट परफॉर्म करती है। तो हेक्सावेयर उसी टाइप का है। तो सबकी अलग अलग चाल है, बट समहाउ अभी दीपाली आईटी में कोई अदर देन टीसीएस कोई व्यू नहीं है। इनफी 5 रुपए घटता है तो लगता है कि शायद शॉर्ट करना चाहिए, ऊपर का भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बायबैक की न्यूज़ और वो रोक के रखती है, जबकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ निकलेगा नहीं उसके अंदर। आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन इन्फोसिस, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो कंफर्मेशन भी नहीं आ रही है और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, और वो ट्रेडिंग जो प्राइस पैटर्न है वो भी नहीं दिखा रहा। सो दीपाली, कोई ना कन्विक्शन ट्रेड नहीं है दोनों साइड्स आईटी पे राइट नाउ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसके रिजल्ट्स आए, फटाफट से देख लेते हैं। कुणाल जी, आप चार्ट्स भी देख लीजिए। इस का जो मुनाफा है वो घटा है, 2.5 करोड़ से घटकर लगभग 2 करोड़ के आसपास आया है। आय इसकी 21 करोड़ के आसपास रही है। स्टॉक सिर्फ 0.5% नीचे, और बहुत बात इसके आमतौर पर होती भी नहीं है, लेकिन अभी चार्ट जिक्र बताइए कुणाल जी, व्यू क्या है? देखिए, मेरी राय में ट्रेड नहीं करना चाहिए दीपाली। मुझे लगता है, देखिए 332 के नीचे कमजोर हो जाएगा, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा दिखती है। कोई बड़ा अपसाइड दिखता नहीं है, और 345 के ऊपर जब तक ना जाए तब तक तेजी की बात ना करें। तो 332 के नीचे खराब, 345 के ऊपर मजबूत, और फिलहाल मेरी राय में इससे दूर रहें बेहतर है। फिलहाल दूर ही रहे, इससे ठीक है, ये बात बेहतर है। लेकिन इस बीच बाजार के अंदर जबरदस्त रिकवरी हुई है, सिर्फ 16 अंकों की ही गिरावट रह गई निफ्टी के अंदर। 10,800 हमने वापस से काउंटर कर लिया, अचीव कर लिया, और निफ्टी भी स्पॉट पे भी आप आ चुका है 27,500 के पार। तो बंसल जी, कुणाल जी का आज बैंक निफ्टी वाला हिस्सा वो जबरदस्त, और साथ ही आशु का जो आज का कॉन्फिडेंस था निफ्टी में वो भी जबरदस्त। बंसल जी, ट्रेड बीटीएसटी का बिगुल। बताएं सर। डिम्पी जी, खरीदारी की राय है मुथूट फाइनेंस पर। देखिए, पहले इस पर 520-22 के अराउंड मैंने और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर दिया था, वो टारगेट्स आज अचीव हुए हैं। और डिम्पी, आज एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में गया है। अब हर चैनल पर आपको मुथूट फाइनेंस दिखेगा, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आएंगी, और यहां से 20-25 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है, मिस नहीं करना चाहिए। 517 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। 550 पहला लक्ष्य होगा, 555 दूसरा लक्ष्य है, और डिम्पी बड़े बड़े टारगेट दिए। इन टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस को खरीदें। वैसे बंसल जी बताऊं, जब आप बड़े बड़े टारगेट देते हैं ना, तब आपका शेयर बहुत जबरदस्त चलता है। आप पराज इंडस्ट्रीज को देखे ना, थोड़ी देर पहले दीपाली आपसे पूछ रही थी, क्या जबरदस्त चला, 2 दिन के अंदर क्या शानदार मूव है। मेरे को नहीं लगता कि शायद किसी भी एनालिस्ट ने, देश के किसी भी एनालिस्ट ने इतनी हिम्मत के साथ पराज इंडस्ट्रीज को इतने बड़े अच्छे मूव के बाद फिर से बार बार कॉल दियो। सिमी जी, कुणाल जी, और साथ ही आपका, तीनों का बड़ा योगदान है शेयर को आइडेंटिफाई करने में और यहाँ तक पहुँचने में, बताने में। और ये बात कॉन्फिडेंस जब 10-11% चलने के बाद मिले तो फिर काबिल तारीफ है। इसलिए इसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल निजी तौर पर बधाई दूंगा कि ज़बरदस्त आपकी ये कॉल रही पराज इंडस्ट्रीज वाली। तो चलिए यहाँ से अब सीधे रुक करेंगे बैन से बेनिफिट का।
बताइए रजत, क्या इंडिकेशंस बन रही हैं डेटा को देख के, कुछ बदलाव होगा या फिर नहीं? नहीं, कोई डेटा में बदलाव है ही नहीं। इनफैक्ट जेट एयरवेज में मात्र 1% ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है आज, और कुल मिलाकर मार्केट वाइड पोजीशन से 127%, सबसे ज्यादा जेट एयरवेज में ही है। अदानी पार में 81.6%, और दोनों स्टॉक्स 80%, मैं बार बार कह रहा हूँ 80% के नीचे आएंगे तभी बैन से बाहर निकल सकते हैं। तो आप ये मान के चलें सोमवार के सत्र में कोई भी स्टॉक में बदलाव नहीं है, जेट एयरवेज और अदानी पार बैन में ही रहेंगे। इसके अलावा कोई नया शेयर बैन में नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है रिलायंस कैपिटल की, लेकिन वहां पर भी 87% पोजीशन ही बनी है। जब तक 95% का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता तो बैन में नहीं आएगा। तो नो चेंजेस, जेट एयरवेज और अदानी पार बैन में रहेंगे। ठीक है, दोनों शेयर कई दिनों से बैन में चल ही रही है। जेट एयरवेज, खैर इस बार तो जेट एयरवेज का वो एक्शन भी खत्म हो गया बैन के साथ जो चलने वाला मिलता था टिपिकली। तो जेट एयरवेज रहेगा बैन में। अदानी पावर भी फिलहाल 81% की अपनी दहलीज पे खड़ा है, 80 के नीचे जाने पर ही होगा। 3 दिन से यही है, 85 के ऊपर है नहीं, 80 के आसपास खड़ा है, शायद कल भी बैन से बाहर ना आए। तो ये दोनों शेयर ही बैन से रहने वाले हैं और कोई नया एडिशन तो कोई दिख नहीं रहा। ठीक है रजत, बहुत शुक्रिया आपका ये दोनों शेयर वापस बताने के लिए, ये बैन में रहने वाले हैं। एक और शेयर है जो धीरे 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 मजबूत वापस हो सकता है, वो अपोलो हॉस्पिटल। एक बार राजेश जी जरा इसके बारे में देखिए, जब ये शेयर मजबूत था तब इसके बारे में काफ़ी अच्छा बना था ट्रेंड। 2 दिन से 3 दिन से साइडवेज के साथ कमजोरी आई थी, लेकिन आज की क्लोजिंग फिर से बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 1300 के आसपास की क्लोजिंग है, क्या करें इस पे? डिम्पी जी देखिए, जिस तरीके का बिहेवियर अपोलो हॉस्पिटल ने पिछले कुछ दिनों से दिखाया है, स्टॉक को जो इसका एक हर्डल है वो है 1300-1305 के जोन में। एक बार ये स्टॉक उस डिसाइसिवली वो लेवल को ब्रेकआउट दे दे तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक में 1340 से 1360 तक का अपमूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पोजिशनल ट्रेड करने के लिए कोई भी गिरावट आती तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय करना चाहिए बिल्कुल। स्टॉक का पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा 1260 का रहेगा। 1305 के ब्रेकआउट के बाद मैं मानता हूं 1340 से 1360 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है अपोलो हॉस्पिटल्स पर। कल भी ये स्टॉक एक्शन में था, 1.5% बढ़ा था, और कल सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी, उनकी मिड कैप टॉपिक्स में ये स्टॉक शामिल भी है। 1293 के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ शेयर्स और देखते हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स कल काफी दौड़े थे, और एक स्टॉक जो आज भी उस मूव को कंटिन्यू कर रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स का। 3% का उछाल है और अब दिन के हाई पॉइंट पर ये कारोबार कर रहा है 170 के नजदीक। कुणाल जी, चंबल फर्टिलाइजर्स, इनफैक्ट मुझे याद है नवंबर दिसंबर के दौरान तो लगातार प्रमोटर्स की ओर से इसमें बाइंग भी हुई है, लेकिन चार्ट्स कैसे लग रहे हैं स्टॉक के? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त बाद दीपाली हमने पिछले एक सप्ताह में इसमें बड़ा मूव देखा है, और मुझे लगता है कि देखिए मूव एग्जॉस्ट होने की अब संभावना इसलिए दिखती है क्योंकि 172 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर नई खरीद तो नहीं करनी चाहिए। जिनके पास पुरानी खरीद है और काफ़ी वक्त से बहुत ही धैर्य के साथ जो लोग होल्ड करे बैठे हैं, मुझे लगता है 172 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना। आशु, एस्कॉर्ट्स के अंदर अभी रहना है ना, इससे बाहर तो नहीं आना ना? वैसे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना आपकी सलाह पर, जिन्होंने भी लिया होगा। एक बार मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, क्योंकि इस समय क्या है ना, सरकार एग्री पे कर रही है बहुत ज़्यादा फोकस। आज आप देखिए ना, हो सकता है कृषि सब्सिडी आ जाए, ज़्यादातर शेयर तेजी है, तो एस्कॉर्ट्स पे रखे ना ध्यान, हो सकता है इसको लेकर भी कुछ खबर आ जाए बाजार में। बिल्कुल डिम्पी, इस भाव से 20-25 रुपए की करेक्शन जरूर आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि 700 रुपए का घर अब नहीं टूटेगा इसका। तो क्लोजर टू 700-720 के बीच में एक ऐसा बैंड है जो कि एक नई सपोर्ट बन के आया है, इसको लॉन्ग ही रखना चाहिए। और अगर आपको हेज करना है तो इन द जो करंट भाव पे अगर लेते हैं फ्यूचर, तो उसकी ऑप्शन साथ में एक भेज दीजिए टू हेज के 20 रुपए की कहीं कवरेज हो जाए। बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जो वीक हैंड्स हैं इसमें से निकल चुके हैं, ये वापस स्ट्रेंथ पकड़ ली है इस काउंटर। ठीक है, तो ये रहा है स्कॉट्स पर। लेकिन कर्नाटका बैंक की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स पर ही आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ महाबलेश्वर एमएस मौजूद हैं। सर नमस्कार, शुक्रिया समय देने के लिए जी बिजनेस के लिए। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो प्राइमा फेसी आपके नंबर्स दिख रहे हैं वो तो काफी अच्छे आए हैं, ग्रॉस एनपीए भी आपके सुधरे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक रही है। तो की हाइलाइट्स ही बताइए, क्या किन किन फैक्टर्स की वजह से अच्छे नंबर्स आप पोस्ट कर पाए हैं? The significant performance during this Q3 of FY19, the highlight is that the net profit is up by 60.69% to 140.41 crores. Last quarter, it was just 87.38 crores. Operating profit also has shown a growth rate of 24.38%. And most important, interest income has gone up by 13.67%. Fee income has also gone up by 14.12%. And the total income has also gone up by 18.92%. This is mainly on account of good growth in the advances, which we have been able to get at around 17.15%. The business turnover is also in double digit, it is at around 15%.
As far as the asset quality is concerned, so the GNPA, the gross non-performing asset, is at 4.45%, and during September 2018, it was at 4.66%. And another thing is, during the current quarter, we have treated our entire ILFS exposure of 155 crores as a non-performing asset and provided accordingly. In spite of that, there is a reduction in the gross NPA from 4.66% to 4.45%. तो ऐसे में सर फिर आगे के लिए, अगले क्वार्टर के लिए एसेट क्वालिटी को लेकर तो आउटलुक फिर आपका और भी मजबूत होगा, क्योंकि जो भी आपका छोटा एक्सपोजर था वो फैक्टर इन हो चुका है अब नंबर्स में. I am quite confident and we are working in that direction. My outlook for the GNPA, as I have shared with the media since last 2 quarters, we are aiming for a GNPA of around 4%, from the present 4.45%, most probably with a plus or minus of 20 basis points for the FY19, that is March 2019. So that means asset quality has really shown significant improvement. In spite, even in the stress in the pipeline, which is measured by SMA2 as well as MSME dispensation, there also significant positive development has happened, and that is an indication of improving asset quality. जी, शुक्रिया सर, आपने समय दिया जी बिजनेस को और नतीजों पर विश्लेषण किया. कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से, और आगे वाले क्वार्टर्स के लिए ऑल दी बेस्ट. स्टॉक पर हमने काफी डिस्कशन किया भी है, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड भी थे और आगे का आउटलुक भी काफी मजबूत है एडवांसेस की ग्रोथ को लेकर और एसेट क्वालिटी को लेकर भी. 116 के आसपास ये कर रहा है कारोबार. लेकिन और स्टॉक्स देख लेते हैं और उन पर राय लेते हैं, लेकिन उससे पहले चार्ट कॉर्नर है कि बीटीआर? ठीक है, तो चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं और रुक करते हैं. आज तो पूरे फॉर्म में है बंसल जी. देखिए ये तो डिम्पी जी फॉर्म वाला स्टॉक है. देखिए आज सुबह मैंने पीडीलाइट पे बाय कॉल दिया था, बिल्कुल दिया था, स्टॉप लॉस में ट्रिगर हो गया और 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस था. मार्केट वॉलेटिलिटी में होता है, आगे पीछे भी कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे. तो ये जो बाय कॉल है ना, उन सबकी भरपाई के लिए बाय कॉल है. हर जाने की भरपाई होगी. हाँ डिम्पी जी, वो तो करना चाहिए, नुकसान की भरपाई. और ये स्टॉक है, बोल्ड कॉल है आईटीसी पर, जहां पर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. डू नॉट मिस वाला स्टॉक है. और आज भी देखें, निफ्टी 75 पॉइंट नीचे था, आईटीसी में रैली बनी हुई थी, और जिस तरीके का ये ब्रेकआउट है, जिन स्तरों पर ये क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ से निसंदेह नॉन स्टॉप ये स्टॉक 12 से 15 रुपए यहाँ से बढ़ने का पोटेंशियल रखता है. तो जहां जहां मेरे और कुणाल जी का कोई गलती हुई हो तो उसकी भरपाई करेगा. इसको खरीदें. ओवर टू कुणाल जी. देखिए काफी बड़ा कंसोलिडेशन पूरा हुआ है. आईटीसी हाल में बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा था, बाजार में हम तेजी देख रहे थे, आईटीसी उसमें मंदी में पार्टिसिपेट कर रहा था. लेकिन जो ब्रेकआउट आईटीसी में आया है, मुझे लगता है कि आईटीसी अब 315 रुपए के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार हो रहा है. इन स्तरों पर आईटीसी को बाय करना है. 289 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस है. पहला टारगेट 305 रुपए का और दूसरा 310 रुपए का. बाय करें आईटीसी. ठीक है कुणाल जी, जब बिजनेस में कोई ट्रेड होता है ना, तो ज्यादातर वैश्य समाज में एक बड़ा फेमस एक वर्ड है, वो है भूल चूक लेनी देनी. जी. तो मेरे को लग रहा है ये आईटीसी बिल वगैरह मिलते थे, रसीद होती थी, उसमें नीचे लिखा रहता, उसके बगैर नीचे लिखा होता था. तो भूल चूक लेनी देनी, मेरे को लग रहा है आईटीसी बिल्कुल वैसे ही आपने शेयर चुना है कि भाई कोई अगर भूल चूक हो गई हो, तो लेनी देनी हो गई हो, तो आप आईटीसी को रख लीजिए. आईटीसी चलेगा. कन्विक्शन वाली कॉल है. हमारा सेगमेंट भी था. एफएमसीजी आज चलना चाहिए, आगे भी चलेगा, मजबूत रहेगा. तो एक पेयर ट्रेड के तौर पर एफएमसीजी की शेयर्स को चुनिएगा, तो उसमें आईटीसी नंबर 1 हो सकता है. एक बार आशु सर की भी राय ले लेनी चाहिए. आशु सर, एफएमसीजी पे जरा आपकी दिग्गज आईटीसी के साथ रहे, ये तो कंसेंसस बन ही रहा है. कोई और शेयर जो आपको एफएमसीजी में ठीक लग रहा हो? डिम्पी, मुझे आईटीसी तो खैर डेफिनेटली काफ़ी टाइम से रिकमेंडेशन और जैसे ब्रेकआउट हुआ है, तो आई थिंक राकेश एंड कुणाल नोज बेटर. बट मैं ये बता सकता हूँ कि ये स्टॉक पेशेंटली होल्ड करेंगे तो आगे पीछे करके पैसे ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि लोग इससे थक चुके हैं. बट इसमें एक और राकेश का ही स्टॉक है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, कि मुझे लगता है कि डिलीवरी के लिए मैरी को भी लेके रखना चाहिए पोर्टफोलियो में. नॉर्मली मैं बहुत रेयरली रेकमेंड करता हूँ. अभी मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 महीने या कई महीने से बोल रहा हूँ कि स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाने की कोई जल्दी नहीं है, और वो अभी तक का वो कॉल बिल्कुल ठीक रहा है, क्योंकि मार्केट वहीं की वहीं है, स्टॉक्स वहीं के वहीं है. मुझे याद भी नहीं कैश की लास्ट 4 महीने में कोई कॉल दी हो. सो मुझे लगता है कि मैरी को एक ऐसा स्टॉक है जिसको लेके रखना चाहिए, और आने वाले टाइम में विद 1 ईयर होराइजन ये भी आपको अच्छी रिटर्न देगा. तो आईटीसी के साथ मैरिको इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पिक्स करेंटली. और डिम्पी, एक और बैंक है
डीसीबी बैंक, मुझे लगता है कि बैंक में डीसीबी बैंक भी काफी टाइम के बाद एक ऐसा सिग्नल दे रहा है कि ये वापस चाल पकड़ सकता है. सो आई थिंक टू कन्विंस माई सेल्फ मोर, अगर मुझे कुणाल जी थोड़ी सी हेल्प कर दें और डीसीबी का चार्ट देख के मुझे बताएं कि क्या ऐसा ये लिमिटेड इंटरवेंशन चाहिए ना आशु सर, या कोई आशु सर लिमिटेड इंटरवेंशन नहीं, इसमें पूरी इंटरवेंशन चाहिए. अच्छा, इसमें पूरी इंटरवेंशन चाहिए जी इसमें तो. अच्छा चलो ठीक है. डीसीबी बैंक तो हो गया आपकी तरफ से. कुणाल जी, क्योंकि डिम्पी डीसीबी के बारे में किसी ने अभी बात नहीं की है. डिम्पी डीसीबी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे पीछे करके इसमें भी एक ट्रैक्शन आने वाला है. सो आई थिंक वो कंफर्मेशन कहीं चार्ट्स में है क्या, तो मैं कुणाल से जरा बिल्कुल पूछ लेते हैं. कुणाल जी, देखिए बिल्कुल आशु जी से मैं सहमत हूँ. हाल के दिनों में डीसीबी ने परफॉर्म भी किया है, लेकिन इसमें एक अड़चन आशु जी दिखाई देती है, वो है 181 पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है और ये काउंटर कई दिनों से चल रहा है. तो अगर आपको तुलना करनी हो तो मेरी राय में एक्सिस बैंक पर जो इनका कन्विक्शन है वो ज्यादा अच्छा दिखता है चार्ट्स पर. 181 डीसीबी पार करेगा तो फिर 191 के लेवल्स आएंगे. तो मेरी राय में डीसीबी तब खरीदें जब 181 को वो पार करें. हाँ ठीक है. फंडामेंटल और टेक्निकल में इतना फर्क तो होता ही है. फंडामेंटल एनालिस्ट सिर्फ भांप लेता है कि हाँ यहाँ से ये शेयर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ फिट बैठ रहा है. टेक्निकल वाले को सिर्फ लेवल का कन्विक्शन चाहिए होता है 181. इसलिए कोई गलत बात नहीं है कि यहाँ पे फंडामेंटल व्यू डीसीबी बैंक ठीक है. भाव से अगर आना चाहें तो 181 के ऊपर जबरदस्त तरीके से आ सकते हैं. ये दोनों का कन्विक्शन इस पे स्ट्रांग ही दिख रहा है. बिल्कुल. तो ये रहा है डीसीबी बैंक पर. लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे हमारे दिन भर का जो स्पेशल सेगमेंट रहा है, यानी एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच का. तो दो सहयोगी मेरे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आज दिन का आखिरी एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच कौन सा है. लेकिन जो प्रीवियस सेगमेंट में आपसे पूछे गए थे उनके विनर्स ही बता देते हैं. हमने 12:45 पर आपसे पूछा था कि ग्लोबल लीडर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलता जुलता शेयर कौन सा. 3 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, BEL, भारत फोर्ज और भारत डायनामिक्स. और इन 3 ऑप्शंस में सही जवाब है भारत फोर्ज. 3 दर्शक जो विनर हैं, जिन उनके नाम है रश्मि सैनी, इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. इसके अलावा रतन सलूजा हमारे विनर रहे हैं रांची से, और इसके अलावा पिनाकिन है अहमदाबाद से. तो तीनों व्यूअर्स को विनर्स बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं. लेकिन अब अगला एक्सीडेंटल परफेक्ट मैच कौन सा है, कौन सा ग्लोबल लीडर है, उसकी खूबियां क्या है और मिलता जुलता शेयर कौन सा है, ये बताने के लिए अब रजत और सुमित हमारे साथ मौजूद हैं. बताइए रजत, कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो आपको पसंद है बहुत? अच्छा, हिंट लेंगे आप? मैं आपको हिंट दे देता हूँ. एक सुबह हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, ट्रेड वॉर, यही हिंट है. हाँ तो चाइनीज प्रेसिडेंट होंगे. बिल्कुल चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग. इसमें कुछ जरूरत ही नहीं बताने की. और इनफैक्ट इस समय जो केंद्र बिंदु है वो चाइना, उसके बाद यूएस, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर है लगातार बढ़ती चली जा रही है. अच्छा, यहाँ पर तो जो पहला हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ढूंढा है वो है तानाशाह है और एक छत्र राज है. जो इंसान प्रेसिडेंट बना है 10 साल के लिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दे. 2023 में इनका टर्म खत्म हो रहा था. 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं चाइना में, उसके बाद नहीं बन सकते हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा बदलाव कर दिया कि अब आजीवन प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ हो गया. तो ये सबसे बड़ा ट्रेड है, एक छत्र राज. और इनफैक्ट ये दुनिया भर को कर्ज बांटते चले जाते हैं. चाइना में तो यही है कि यूएस तक को कर्ज बांट रखा है. तो ये तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है ही. मजबूत बैलेंस शीट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, और साथ साथ दुनिया भर में अच्छी पहुंच है. जैसे मैंने कहा कि अब ये आप नेगेटिव रीजन से कहें या फिर पॉजिटिव रीजन से, दुनिया भर में कर्ज इनका बहुत है चाइना का. ऊपर से यहाँ पर साउथ चाइना जो सी था, ये लैंड पे ही नहीं, इनफैक्ट अब समुद्र के पर भी अपना दबदबा कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऊपर से हर प्रोडक्ट पे दुनिया में ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेड इन चाइना का लोगो लगा होता है. तो दुनिया भर में पहुंच ही बढ़ती चली जा रही है चाइना. सॉफ्ट पावर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइनीज मूवी और चाइनीज फूड वो दुनिया में खाया जाता है, तो इससे ही दुनिया भर में इनकी अच्छी पहुंच है. अच्छा, पर इनके जो रिलेशंस हैं दुनिया भर में वो खट्टे मीठे हैं. इंडिया के साथ तो बहुत ही ज्यादा खैर शुरू में तनाव था, लेकिन अब जब से मोदी आए हैं तो दोनों नेताओं का आना जाना लगा हुआ है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर. तो थोड़े बहुत रिलेशंस ठीक होने के कगार पे हैं, लेकिन फिर भी हमने डोकलाम देखा, हमने सीमा विवाद देखा. तो कहीं ना कहीं अभी भी खटास है दोनों देशों के बीच में. देखते हैं वो कैसे सुलझाते हैं. लेकिन फिर भी डोमिनेटिंग नेचर है इनका, और एक छत्र राज जैसे उन्होंने बताया
तो वो इनका एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक है। चलिए, तो इसी से ही करेक्टरिस्टिक से उठाते हैं 3 शेयर्स जो इनकी ऑलमोस्ट करेक्टर से मिलते जुलते हैं। पहला नाम और अदर तीनों नाम वो कंपनियां जो कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन रखती हैं। कोलगेट सबसे बड़ा मार्केट शेयर अपने सेगमेंट में 52% के आसपास मार्केट शेयर है, एक छत्र राज है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, फाइनेंशियली साउंड है, दुनिया भर में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो यूज होते ही हैं और जिस भी सेगमेंट में उतरती है उस सेगमेंट में मार्केट लीडर बनना कोई बड़ी चीज होती भी नहीं और जब से याददाश्त है तब से इस कंपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल भी हो रहे हैं। एशियन पेंट्स दूसरा नाम है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इनके लिए भी और सबसे बड़ी चीज चाहे ना चाहे इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो करना ही करना है। आप चाइनीज प्रोडक्ट के साथ भी आप चाहे ना चाहे इस्तेमाल हो ही जाता है, वैसे इन दोनों की सिचुएशन भी है। आईटीसी तीसरा नाम है। आईटीसी के इसमें इनका सिगरेट वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करते हैं। एफएमसीजी में हालांकि इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है लेकिन सिगरेट के कारोबार में कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग जो वो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो तो है ही, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन ठीक ठाक हैं, तो वहां पर भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कंपनी तीनों ही कंपनीज जो हैं वो बैलेंस शीट वाइज काफी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे नंबर्स देती आई हैं और अच्छी क्रेडिबिलिटी रही है, तो हर लिहाज से ये इनसे मिलते जुलते हैं, तो शायद इनमें से कोई एक विजेता बनेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक विजेता हो सकता है। तो ए बी सी 3 ऑप्शन आपके साथ हैं, आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर ठीक लग रहा है ए तो आप ए चुन के अपना पोल कर दीजिए। ये आपको कैसे करना है, ये आपको ट्विटर पे भेजना है या आप फेसबुक पे भेज सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे खुले हैं, आपकी स्क्रीन पर एड्रेस पे आ जाएंगे। आप नोट करेंगे ना तो कई बार हो सकता है दिक्कत हो, पेज इधर उधर, अपना मोबाइल उठाइए, फोटो खींच के रख लीजिए। ये एड्रेस बदलने वाले नहीं है, ये हमेशा यही रहने वाले हैं। तो जब भी इस तरह का कोई पोल हो, कोई जानकारी आपको देनी हो या लेनी हो, तो आप चाहें तो इस पर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तो ट्विटर @ZBusiness, फेसबुक का हैंडल है @ZBusiness online। तो आपका जो भी चुनाव होगा ABC, आप उसमें ए चुनिए, उसका नाम लिख के आप भेज दीजिए और शख्सियत का मैच करेगा और जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे उनमें से चुनाव हम करके 3 लोगों का नाम स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। और एक और चीज, हम ये लगातार हर घंटे कर रहे हैं, तो जो लास्ट के 2 घंटे वाले हमने एपिसोड किए हैं, आपके सामने पर्सनैलिटीज रखी हैं, इनके विनर का नाम हम सोमवार को यानी कि सोमवार को ये रखेंगे, सुबह के शो में घोषित करेंगे ना। ठीक है, चलिए फटाफट से। अभी हमने थोड़ी देर पहले एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की थी, कल रिजल्ट्स आएंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के। कुशल हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि नतीजे कैसे रह सकते हैं। बताइए कुशल, कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? जी हाँ, आय के फ्रंट पर डी मार्ट के नतीजे काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। 33% का अनुमान है आय बढ़ने का, क्योंकि नए स्टोर्स कंपनी ने जोड़े हैं इस तिमाही में। वहीं अगर हम बात करते हैं मुनाफे की, तो उसमें भी 14% की बढ़त देखने का अनुमान है, क्योंकि ब्याज खर्च जो है वो कम हो सकता है और साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है इस वजह से। बट मार्जिन्स फ्रंट पे वो कम हो सकता है, क्योंकि करीब 1.5% की गिरावट उस मार्जिन फ्रंट पे हो सकती है, क्योंकि नए स्टोर जुड़े हैं तो लागत बढ़ी है। तो हमारे हिसाब से मिले जुले रिजल्ट्स रहने चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट के। ठीक है, डी मार्ट के नंबर का आपका आंकलन आपके सामने, थोड़ा मार्जिन में स्लाइड डाउन आएगा, बट ठीक है, नंबर्स मिले जुले रह सकते हैं। एक बार राजेश जी आप इसके बारे में देखिए, कोई ट्रेडिंग स्विंग बनता है क्या चार्ट पे? अगर कोई शॉर्ट करना हो या फिर कोई डिप में कोई सपोर्ट दिख रहा हो जहां से कोई पोजीशन ली जा सकती हो, अर्निंग का हिसाब से रखना है बस। और डिम्पी जी देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कोई भी वॉलेटिलिटी आती है और अगर इसमें कोई डाउन टिक आता है टुवर्ड्स 1520 तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे बाय पोजीशन बिल्कुल बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट है 1520 के आसपास, तो कोई भी गिरावट आती है उस लेवल पे बाय करना चाहिए। ब्रेकआउट की बात करें तो मुझे लगता है 1620 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलेगा नियर टर्म चार्ट पे, जो कि इसको 1660 1670 तक ले जा सकता है। सो 2 लेवल इंपॉर्टेंट है अभी रिजल्ट के पहले, एक तो 1620 नियर टर्म चार्ट पे और नीचे का लेवल जो है वो 1520 का है। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर, हालांकि इस बीच बाजार जो है क्लोजिंग शायद 10,800 के ऊपर ना भी दे, स्पॉट के बेसिस पे बता रहा हूँ, अभी 790 चल रहा है। एक बार इसकी क्लोजिंग जैसे आएगी हम आपके सामने बात रखते हैं। हाँ, लेकिन इस बीच जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं आज उसकी सूची में एकाएक शेयर जो भी अभी निकल के आया है वो निकल गया टेक महिंद्रा। कुणाल जी एक बार जरा टेक महिंद्रा और देखिए, इसकी क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, इसमें क्या करें? देखिए डिप्पी, मुझे लगता है कि सारे ही आईटी स्टॉक्स में निचले स्तरों से एक शार्प रिकवरी आ रही है, लेकिन आईटी स्टॉक्स अभी भी एक रेंज में है, तो कोई ऐसे रनवे रैली आने की संभावना मुझे कम दिखती है। टेक महिंद्रा भी काफी वक्त से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और काफी वॉलेटाइल है, मुझे लगता है इन स्तरों पर अवॉइड करना चाहिए, कोई नई खरीदारी की मेरी राय नहीं। ठीक है, इस बीच जेट एयरवेज को देखिए, एकाएक दौड़ा है ये स्टॉक और अब 6% ऊपर आ चुका है, 255-256 के लेवल्स देखा है। एकाएक इसमें बाइंग बनती दिखी। एक कोई कमेंट आपका, हालांकि एफ एंड ओ बैन में है राजेश जी, लेकिन एक इस मूव के बाद अपनी व्यू दीजिए जेट एयरवेज पर।
देखिए स्टॉक तो बैन में है, जरूर देखने को मिला है कि आज इसमें जो मूव आया मुझे लगता है 265 268 तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अभी भी इसमें जो हर्डल है, मेजर हर्डल है वो 270 का जोन है। जब तक ये 270 क्रॉस नहीं करता मुझे लगता है वापस वहाँ से स्लाइड होगा नीचे में, और नीचे का जब बात करें 240 235 जोन है जहाँ पे इसको सपोर्ट रहेगा, तो 270 डिफिकल्ट लगता है। तो ये भी जो भी पुल बैक एक्शन आया मुझे लगता है कि अगर कैश में किसी ने लिया तो 270 के आसपास अगर ये आ भी जाता है तो वहाँ बेच के निकल जाना चाहिए। बड़ा मुश्किल है जेट के साथ इस समय ट्रेड करना। सुबह ने विजय चोपड़ा से भी यही बात पूछी थी, उसे पूछा कि कैसे ट्रेड करें। दो खबरें थी अलग अलग, एक खबरें थी सिर्फ 1 महीने का कैश इनके पास रह गया है कामकाज को लेकर, और दूसरी खबर थी कि टाटा के साथ इनकी वापस बातचीत हो रही है। मुश्किल है ट्रेड करना। अभी लास्ट में 6% का एकदम से सडन मूव आया है, ये क्या टाटा के साथ वापस बातचीत तेज़ हो जाएगी? इस बीच वीकेंड में लेकर कोई घटनाक्रम हो सकता है जिसमें खबर आए तो मंडे को एक गैप के साथ खुले। अभी एफ&ओ बैन में है तो हफ्ते भर की पोजीशन सेटल हो रही है क्या? बहुत मुश्किल है इस समय जेट एयरवेज को भाप पाना कि किस समय क्या बनते हुए दिखेगी बात, इसलिए दूर रहें यही ज़्यादा बेहतर है। बाजार के अंदर हज़ारों शेयर और भी हैं यहाँ पे ट्रेड समझे और देखे जा सकते हैं। खैर हम बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ, एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं आज बाजार किस लेवल पे और कहाँ पे कैसे क्लोज कर रहा है। 786 10,786 का स्तर अभी है, करीब 34 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कोशिश कर रहा है कि 10,800 पे आ जाए, लेकिन शायद एडजस्टेड फिगर भी इसको 10,800 के ऊपर ना लेके आए, ये चीज़ नोट करने वाली होगी। दूसरी बात करेंसी की वीकनेस, एक बार जरा आप करेंसी वापस से दिखाएं। हालांकि बाजार बंद होने की बात है, करेंसी खुद अपने आप में 5 बजे बंद होगा, लेकिन ये वीकनेस 14 पैसे यानी कि करीब 4.5% की अभी भी है। तो कोई पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा पुल बैक कम से कम करेंसी में नहीं मिला। हाँ एक चीज़ है बस थोड़ा ठहराव जरूर हो गया यहाँ पे। दूसरी बात सेंसेक्स 130 अंकों की गिरावट के आसपास क्लोज करेगा जो कि 36,000 के नीचे है, और बैंक निफ्टी ये क्रिटिकल है, इसकी क्लोजिंग अगर हमको 27,500 के ऊपर मिलती स्पॉट में तो ज़्यादा बेहतर होती। हालांकि फ्यूचर्स में अभी भी है क्योंकि प्रीमियम चल रहा है इसके अंदर, बट स्टिल फिर भी 27,420 430 के आसपास ही चल रहा है। कुछ सरकारी बैंकों में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन आशु का भी ये व्यू है कि कम से कम इसको शॉर्ट्स बनाना रुक जाएं, खरीदे ना खरीदें, एक बार टेक्निकल व्यू हम बार बार लेते रहेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कन्विक्शन आया था वो आता है निजी बैंकों को लेकर, एक्सिस बैंक, ICICI, इन सब पे अच्छी पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। आज